हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होगे, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए लेक्चर पे। दोस्तों कैसे हो आप सारे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर नहीं दिख रहे हैं? सर दिखना शुरू कर दिए हैं। सर ने वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली थी, चालू किया था, गायब हो गया था। लाल चश्मा पहनोगे तो ही दिखूंगा। लाल चश्मा पहनो, तुरंत दिखूंगा मैं। नमस्कार जी, अभिनव, सुकन्या, बालाजी, ओम, प्रिया, कस्तूरी, दीपा, आलोक, तमन्ना, श्याम राउत। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सारे? कैसे हो आप सारे? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। कैसे चल रही है आप लोग के लेक्चर? स्टार्टिंग के तीनों लेक्चर कैसे लगे? मेरा कल वाला लेक्चर कैसा लगा? आप सब कैसे हो? सब कुछ बताइए मुझे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम फैब, ऑल गुड, अच्छा, नाइस, अच्छा था, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। सर आज भी फा हो जाए, और रोज रोज फा करेंगे तो बच्चे मेरे को फा कर देंगे बेटा। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। आपकी इजाजत हो तो क्लास शुरू कर लूं? सर एंड में 5 मिनट रुकना डाउट है मेरे को। अरे आपके घर आ जाएंगे, आप एड्रेस भेज दो, आप, ऐसी क्या बात है। आपकी सेवा पे तत्पर। ठीक है, सुपर्ब, लेजेंड लॉ। सर आपके लेक्चर ही की राह थी। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस कब से होगी? आज ही से करा देते राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे अभी तो सिलेबस शुरू हो गया, खत्म हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस करा देंगे। अरे भाई, पहले दोस्ती होती है, उसके बाद प्यार होता है, उसके बाद शादी होती है, उसके बाद होता है, फिर होता है। आप सीधा कैसे कर रहे हो जी? चलिए शुरू करते। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट अस स्टार्ट। कल की क्लास को पहले रिवाइज करूंगा। आपकी इजाजत हो तो क्या मैं रिकॉर्डिंग को शुरू कर सकता हूं? आपकी इजाजत हो तो क्या मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता हूं? सर आप आए, बाहर आई, आ हा, क्या बाहर आ रही पता है? पुणे में हो रही जबरदस्त बारिश। एकदम बारिश की आवाज आ रही है मेरे कानों तक। ऐसा लग रहा है जा फिर से उड़ चला, ऐसे करके भीग जाऊं, ऐसा लग रहा है। इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है। चलिए चलिए, रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर स्लो मोड की टाइमिंग कम कर दो भाई। कल स्लो मोड की टाइमिंग नहीं लगाई थी, पूरा लहूलुहान कर दिए थे तुम लोग मेरे को, पूरा लाइव चैट में। ऐसा लहूलुहान हुआ था, मैं क्या बताऊं। इसलिए भैया मैं नहीं झेल पाऊंगा तुम्हारे बिना स्लो मोड वाली चैट को, नहीं झेल पाऊंगा मैं। बाप रे बाप रे, तुम लोग कीबोर्ड वॉरियर हो भाई, कीबोर्ड वॉरियर। खट 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 खट। आप कहाँ से हो? आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ से? आपकी शादी हुई है क्या? आपके बच्चे हैं क्या? आप क्या पढ़ाते हो? आप कितना कमाते हो? क्या सैलरी? सब लिख दिया भाई तुम एक साथ। ठीक है, चलिए, मैं बहुत बढ़िया हूं, शुरू करता हूं मैं। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत जबरदस्त होंगे, मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। लॉ की दुनिया में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट अस स्टार्ट। कल की क्लास पेपर ने क्या पढ़ा था, मैं आज एक दिन और आपको थोड़ा सा और बेसिक पढ़ाऊंगा। फिर आपका एकदम बेसिक जब डेवलप हो जाएगा लॉ में, फिर अपन जीवन में कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल से हम अपने सीए फाउंडेशन का सिलेबस शुरू करेंगे। ये चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं कल की चीजें पहले आपको रिवाइज करा दूं कि कल अपन ने क्या पढ़ा था, और एक बार फिर से ये बात मैं रिपीट करना चाहता हूं कि हमने जो भी चीजें पढ़ी है कल और आज जो पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बच्चा बोलेगा अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। बेटा एग्जाम में जो चीजें आएगी ना, जो चीजें एग्जाम में आएगी, उन चीजों को समझने के लिए ये चीजें जरूरी है। तो भले जो पढ़ा रहा हूं बेसिक एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो चीज एग्जाम में आएगी उसको समझने के लिए ये चीज जरूरी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कल सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाई देयर इज लॉ। यही बताया था आपको कि भाई लॉ है क्यों।
तो हमने पढ़ा था कि भाई बिहाइंड एवरी लॉ देयर अ रीजन, देयर इज अ रीजन। जैसे भैया इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है, वो अपने को क्या बोल रहा है कि भैया रास्ते में आप ढंग से गाड़ी चलाओ। आपके पास मान लो लाइसेंस है नहीं, आप गाड़ी चला रहे हो, सामने वाले को बराबर, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, पापा की परियां ऐसी बहुत होती है, मस्त चला रही, ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, सामने वाला बेचारा सही जा रहा है, उसकी ही गलती बता देते हैं। तो इसीलिए पब्लिक रोड में पब्लिक सेफ्टी बने रहे, इसलिए हमने इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट लाया। कंपटीशन बना रहे, कंज्यूमर का फायदा हो, इसके लिए हमने कंपटीशन एक्ट 2002 लाया। फैक्ट्री में वर्कर का ख्याल रखा जाए, इसलिए हमने फैक्ट्रीज एक्ट लाया। ऐसे हर एक्ट के पीछे एक कारण है मेरे प्यारे। तो हमने समझ लिया था कि भैया हर लॉ जो है कुछ ना कुछ कंट्रोल करता है, किसी का वेलफेयर चाहता है, किसी को एक्सप्लॉइट होने से बचाना चाहता है। जैसे कंपटीशन एक्ट 2002 कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचा रहा था। यस, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि लॉ हो गया, उसके बाद अपन ने पढ़ा था व्हाट इज लॉ, लॉ होता क्या है, व्हाट इज लॉ पढ़ा था। तो आप लोगों ने अलग अलग कहानी बताई थी, जैसे वो 3 इडियट में बताते हैं ना, लॉ मीन्स जस्टिस, फेयरनेस, रूल्स एंड रेगुलेशन, एकदम टर्मिनोलॉजी वो होता है ना, क्या नाम है 3 इडियट में, वो जो रट रट के आता है। फिर आमिर खान बताता है, सर जिप ये भी मशीन है सर, फैन सर ये भी मशीन है सर। मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने लॉ के बारे से पढ़ा था। तो हमने लॉ के लिए देखा कि भाई लॉ एक ब्रॉडर टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म में हमने समझा था कि भैया लॉ जो है ब्रॉडर टर्म है, इस पे एक्ट भी आता है। आप बार बार देखें, मैं जब एक्ट लिख रहा हूं तो मैं एक्ट का ए कैपिटल लिख रहा हूं। जब मैं एक्ट का ए कैपिटल लिखता हूं, ये कानून वाला एक्ट है। जब मैं एक्ट का ए स्मॉल लिखूंगा, इसका मतलब ये वाला एक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको एक्ट बोलते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था भैया, एक्ट के साथ रूल्स भी पढ़ना होता है, लॉ के अंदर रूल्स भी आता है। हमने ये भी देखा था कि भैया ऑर्डिनेंस भी होता है। हमने ये भी देखा था भाई साहब, जजमेंट भी होता है। बराबर है क्या, जजमेंट भी एक लॉ है। तो लॉ एक ब्रॉडर टर्म है, जिसपे हमने पढ़ा भाई एक्ट है, रूल्स है, ऑर्डिनेंस है, जजमेंट है। फिर हमने ये भी देखा कि जो एक्ट है ये 2 लेवल पे है। एक हमारे पास आता है सेंट्रल एक्ट, जो पूरे भारत पे लगता है, बराबर है क्या, और एक हमारे पास आता है स्टेट एक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे लगता है। जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, महाराष्ट्र म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, ये सिर्फ स्टेट पे लगेगा। सेंट्रल में क्या आता है, कंपनीज एक्ट 2013 आता है, जीएसटी एक्ट आता है, इनकम टैक्स एक्ट आता है, ये सारे सेंट्रल एक्ट है, पूरे भारत पे लगेंगे। फिर हमने रूल्स भी देखे थे कि सर रूल्स कौन बनाता है, तो बोले रूल्स आर मेड बाय, इसी में ही तो अपन ने पूरा टाइम डाला था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट अ मोमेंट। कुछ नमूने जो हमारी क्लास में आ जाते हैं, एक से एक नमूने, उन नमूनों को हम क्या नाम देते हैं आपको पता है? आज से आप मेरा साथ देंगे, ऐसे कुछ नमूने आएंगे ना, जिनका कमेंट मैंने अभी हटा दिया। ये इधर उधर के दलाल लोग होते हैं। कौन से होते हैं पता है? दलाल। समझते हो दलाल मतलब क्या होता है? ऐसे पैसे दे दिए 10-15 रुपए 20 रुपए, बोले जाओ फलाने क्या कुछ कमेंट करके आओ, परेशान करके आओ उसको, तो वो आ जाते हैं करने के लिए। काम धंधा है नहीं जीवन में, आ गए हैं टाइम पास करने के लिए, बराबर है क्या? तो ऐसे जब भी कोई ऐसे आएंगे तो आप लोग मेरा साथ देना। मैं बोलूंगा आ गया आ गया आ गया, तो आप बोलना दलाल आ गया दलाल आ गया दलाल आ गया। अब अगला कोई आएगा तो अपन ऐसे ही करेंगे, ठीक है? डन हो गई डील, डन हो गई। रूल्स आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी। चलिए, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ये रूल्स बनाते हैं, बराबर है क्या? चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कब रूल बनाती है?
सेंट्रल एक्ट जब होता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट कब रूल बनाती है? जब स्टेट एक्ट होता है। बराबर है? कल अपन ने यहीं तक सीखी थी बातें। बराबर है? चलिए, रूल्स हो गया, एक्ट हो गया, हमने कल ये भी देख लिया था। ऑर्डिनेंस हमने देखा था कि भैया ऑर्डिनेंस भी दो लेवल पे होता है, एक इंडिया लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे, और एक स्टेट लेवल पे होता है। इंडिया लेवल पे होता है वो प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं, स्टेट लेवल पे जो होता है वो गवर्नर साहब बनाते हैं। बराबर है क्या? कब बनाया जाता है? जब सर अर्जेंट नीड है लॉ की और बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन पे नहीं आ सकते, तब बनाया जाता है। तो इसको मैं कह सकता हूं क्या है ये सर? जब मैं कहां लिखूं, मेरे पास जगह किधर है, इधर ही लिख देता हूं। अर्जेंट नीड ऑफ लॉ, अर्जेंट नीड ऑफ लॉ होती है तब अपन बनाते हैं। और ये टेम्पररी लॉ होता है, टेम्पोररी लॉ होता है। बराबर है क्या? टेम्पररी लॉ होता है जब हमको लॉ की अर्जेंट नीड होती है। ठीक है सर। पूरे भारत में अगर है तो प्रेसिडेंट का, इस पे अपन ने एग्जांपल लिया था कोविड का, और अगर स्टेट लेवल पे करना है तो गवर्नर साहब। बराबर है क्या? यहां तक की भी बात क्लियर है। जजमेंट मैंने एज सच कुछ आपको समझाया ही नहीं था। जजमेंट का मतलब आप केस लॉ बोल सकते हो, जैसे कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर केस लॉ बोलेंगे तो वही जजमेंट ही होता है ना, यानी अभी किसी भी मुद्दे में अगर जजमेंट पास हुआ है, बराबर है क्या, उसको भी हम लॉ बोलेंगे, उसको भी हम लॉ बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहता हूं, भाई मेरी जमीन किसी ने हड़प ली थी गैर कानूनी तरीके से, कि भैया मेरी जमीन है, मेरे पूर्वज की जमीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फर्जी कागज बना के मैं इस बात को कानून पे लेके गया कि मेरी जमीन हड़पी गई है। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के कागज लाके दिखा कि देखो तब लिया था और मैं ही इसका आज मालिक हूं। कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखा और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हाँ भाई इसके मालिक अर्जुन छाबड़ा ही हैं, और मैं केस जीत गया। अब मैं जो केस जीता हूं, ये क्यों जीता हूं? क्योंकि मेरे को जजमेंट मिला। जज साहब ने बोला अर्जुन यू हैव द राइट टू हैव दिस जमीन, टू हैव दिस लैंड। ये लिखित में आ गया, जज के द्वारा आ गया। अब मजाल इस लैंड से मेरे को कोई निकाल के दिखा दे, कानून ने बोल दिया भाई, जज ने बोल दिया, डिसीजन दे दिया, मैं इसका अधिकारी हूं, दैट्स अ लॉ। वो लॉ है। कानून कह रहा है कि आप अधिकारी हो, उसको भी लॉ बोलते हैं। बराबर है क्या? तो जजमेंट कौन देता है? जज देता है। बराबर है क्या? बच्चा कह रहा है जमीन कितने की थी? यही भाई 20,000 रुपए की, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब यहां तक अपन ने समझ लिया था कि भैया दो लेवल पे होता है। इवन हमने ये भी समझ लिया था कि भैया एक्ट बनता कैसे है। बराबर है क्या? तो अगर मैं बात करूं तो हमने प्रोसेस भी देखी थी, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एक्ट। मैं भी कल की क्लास का रिवीजन ही बस करवा रहा हूं क्योंकि अपना बेसिक चल रहा है। आज मैं आपको ऐसा बेसिक का इंट्रोडक्शन दूंगा, आप बोलोगे सर वाह ऐसा सिस्टम काम करता है। एकदम आपको मूवी होती है ना, दो मूवी के बीच में लड़ाई हुई, दो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर के बीच में लड़ाई हुई, वो कोर्ट में केस गया, उसका जजमेंट बताऊंगा तो आज आपको जजमेंट समझ में आएगा। आप सिर्फ 10-15 मिनट का वक्त दीजिए मेरे को, आज मजा आएगा आपको। बराबर है क्या? ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एक्ट भी हमने देखा था कुछ, अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्या था सर प्रोसेस ऑफ मेकिंग एक्ट में? कि सर सबसे पहले ना प्रपोजल होता है, यानी कि मैं कंसर्न मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को कल मैंने बोला था प्रपोजल दूंगा कि सर एक एजुकेशन के ऊपर लॉ बनाया जाए, एजुकेशन के ऊपर एक्ट बनाया जाए। ये मैंने प्रपोजल दिया था उनको। प्रपोजल वो सुने तो उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बताई। एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद उन्होंने, उस एक्सपर्ट कमेटी ने ड्राफ्ट किया एक बिल। बिल का मतलब एक डॉक्यूमेंट, कि अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं कि क्या क्या कानून होंगे। ये प्रोविजनल लॉ है, ड्राफ्ट करेंगे बिल यानी कि डॉक्यूमेंट, प्रोविजनल लॉ। ये प्रोविजनल लॉ रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रोविजनल लॉ। बराबर है क्या? प्रोविजनल लॉ अभी परमानेंट नहीं हुआ है। अब इसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या करेगा? पास करेगा। उसके बाद असेंट आएगी। असेंट डिपेंड करता है
अगर स्टेट लेवल का है तो गवर्नर का, अगर सेंट्रल लेवल का है तो गवर्नर का, सॉरी सेंट्रल लेवल है तो प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल है तो गवर्नर। ठीक है सर, असेंट आएगी प्रेसिडेंट की या गवर्नर की। अब असेंट आते ही हम इसको क्या बोलते हैं, एक्ट बन गया। और एक्ट जब बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, इनएक्टमेंट डेट। यहां तक में मेरे ख्याल से हमने पढ़ लिया था। ये कानून बनने के दिन होती है, बराबर है क्या, बनने का दिन, कि किस दिन कानून बना है। मैंने आपको यह भी बताया था, बराबर है क्या, मैंने आपको यह भी बताया था कानून जिस दिन बना उस दिन से पालन नहीं किया जाता। मैंने आज नियम बनाया कि मैं आपको 5 अप्रैल से मेरी क्लास पे एंट्री नहीं दूंगा अगर आप 4:30 के बाद आएंगे। तो मैं कानून आज बना रहा हूं, आज 2 अप्रैल है, लेकिन कानून का पालन कब से करना है, 5 अप्रैल से, बराबर है क्या। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जिस दिन कानून बना उसको बोलते हैं इनेक्टमेंट डेट, और जिस दिन कानून का पालन करना उसको बोलते हैं कमेंसमेंट डेट। भावेश जी आप बिल्कुल सही हैं, बराबर है क्या। तो कानून का जब से पालन करना है इसको बोलते हैं कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट, बराबर है क्या। ये अपन ने पढ़ लिया था, तो ये हमने बता दिया था कि भैया एक्ट बनता कैसे है। तो ये एक्ट समझ में आ गया था हमको कि भैया सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे। फिर हमने रूल्स भी पढ़ा था कि भैया रूल कौन बनाएगा, तो बोले रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कब बनाएगी, जब एक्ट ने उसको ऑथराइज किया है। कल हमने ये भी देखा था कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा, तो सर पहले आएगा एक्ट। अगर एक्ट के अंदर अथॉरिटी दी है, क्या दी है, अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी, एक्ट के अंदर अगर अथॉरिटी दी है, ठीक है, एक्ट के अंदर अगर अथॉरिटी दी है, बरोबर है क्या, अथॉरिटी दी है तो सीजी क्या बनाएगी, रूल्स बनाएगी। सर एक्ट के अंदर नो अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं दी है तो क्या होगा, नो रूल मेकिंग पावर ऑफ सीजी, नो रूल मेकिंग पावर ऑफ सीजी। क्या आप मेरे साथ हैं एवरीबॉडी, क्या आप मेरे साथ हो, बराबर है क्या। तो एक्ट में अगर अथॉरिटी दी है, कल अपन ने एग्जांपल लिया था कि भैया एक्ट बताएगा स्मॉल कंपनी है तो आप लिमिट बढ़ा सकते हो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई अथॉरिटी नहीं है तो सीजी रूल नहीं बनाएगी, बराबर है। एक बच्चा आ रहा है, सीजी का रूल क्या, सीजी का फुल फॉर्म क्या है, सीजी का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़। गजब बात करते हो जी, सीजी सीजी रगड़ दिए हम, आज आप सीजी में ही अटके हो बेटा। सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा हुआ चंडीगढ़ नहीं समझ लिया आप, और यह भी अच्छा हुआ कि छत्तीसगढ़ नहीं समझ लिए कि छत्तीसगढ़ रूल बनाएगा, चंडीगढ़ रूल बनाएगा, बराबर है। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा आपसे सवाल है, अब कल की क्लास को मैं एक्सटेंड करना शुरू कर रहा हूं क्योंकि आपका साथ चाहिए, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो अथॉरिटी की अगर बात करें तो सीजी को अगर रूल मेकिंग पावर दिया तो रूल बनाएगी। मेरा आपसे सवाल है, सर कोई अथॉरिटी नहीं दिया तब तो सवाल ही नहीं होता, ना रहेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी, बराबर है ना। इसमें मैं और अच्छे से स्लैंग बोल सकता हूं लेकिन इट्स ओके, अभी के लिए इतना काफी है, बेसिक की क्लास है। अथॉरिटी है तो सीजी रूल बनाएगी, बराबर। मैं कहता हूं एक्ट में अगर अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी दी है किसको, सीजी को, कि सीजी आपको अथॉरिटी दी है क्या बनाने के लिए, रूल बनाने के लिए, रूल मेकिंग पावर दिया है, रूल मेकिंग पावर दिया है। तो क्या सीजी के लिए कंपल्शन है क्या, कंपल्शन है क्या टू मेक रूल्स, ये मेरा सवाल है। क्या सीजी के लिए कंपल्शन है कि आपको रूल बनाना ही पड़ेगा, क्या कंपल्शन है कि रूल बनाना ही पड़ेगा। अगर सीजी को बोला कि भाई आपको रूल बनाना है तो क्या कंपल्शन है, ऑप्शनल है। एकदम समझदार होते जा रहे हो आप लोग, एकदम समझदार होते जा रहे हो आप लोग कि सर कोई कंपल्शन है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सीजी का मन करेगा, जरूरत लगेगी तो बना देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं बनाएंगे, बराबर है क्या। और पावर दिया नहीं है तब तो सोचो ही मत कि वो रूल बनाएगी। पावर दिया है तो सीजी की मर्जी, जरूरत लगेगी तो बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है सर, यहां तक की भी चीजें क्लियर हो गई है। अब मेरा एक सवाल है, मैं कल की क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि हमने यहां तक पढ़ लिया था
एक्ट और रूल्स के बीच का डिफरेंस पढ़ लिया था। तो हमने ये भी देखा था थोड़ा सा एक्ट और रूल्स के बीच में जो डिफरेंस देखा था कि सर ये जो है पहले आएगा, ये जो है बाद में आएगा, सर ये जो है ये इंडिपेंडेंट है और ये जो है ये डिपेंडेंट है। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? सर ये जो है पार्लियामेंट बनाती है और ये जो है सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाती है अगर स्टेट लेवल पे होगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है अगर स्टेट एक्ट होगा। यहाँ तक की भी बातें आपको शायद क्लियर है। ये पहले आएगा वो बाद में आएगा, ये इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है, ये पार्लियामेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट लेजिस्लेचर वो स्टेट गवर्नमेंट। बराबर है क्या? ठीक है, चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां तक की बात हमारी हो गई थी। फिर हमने रूल्स भी पढ़ा था। रूल्स में अपन ने क्या पढ़ा था भैया? रूल्स ऑर्डिनेंस पढ़ा था कि भाई टेम्पररी लॉ रहता है, अर्जेंटली जब करना रहता है। कोविड का एक एग्जांपल था सेंट्रल लेवल पे, और जज का एग्जांपल तो मैंने बता दिया। अब आज की क्लास को मैं एक्सटेंड करता हूं, आप समझ लेना अब तक मैं पिछली क्लास को रिवाइज कर रहा था। बराबर है क्या? चलिए मेरा आपसे एक सवाल है। अब जैसे पहले सवाल क्लियर कर देता हूं। जैसे हमने पढ़ा था एक्ट कैसे बनता, तो उसका प्रोसेस था कि भाई पहले बिल बनेगा, बिल को दोनों हाउस से पास कराया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको असेंट देंगे यानी कि सिग्नेचर करेंगे, फिर जाके वो एक्ट बनेगा। रूल कैसे बनाया जाता है? हाउ रूल इज मेड बाय गवर्नमेंट। क्या आप मेरे साथ हो? हाउ रूल इज मेड बाय गवर्नमेंट। सर जैसे एक्ट बन जाता है, सर एक्ट बन जाता है सर, दोनों हाउस से पास करवाएंगे और वो प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साइन करेगा, एक प्रोसेस है उसकी। रूल कैसे बनाया जाता है? बराबर है क्या? नोट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल, आज की क्लास यहां से शुरू होती है। रूल कैसे बनता है, अब तक तो पीछे की क्लास चल रही थी। बराबर है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बताइए रूल कैसे बनता है। आपने एक्ट का तो प्रोसेस समझ लिया, रूल कैसे बनता है बताइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बच्चे ने सही जवाब दिया था, वो पहले से शायद पढ़ा हुआ है कहीं से, तो मैं बताना चाहता हूं इसका आंसर है बाय नोटिफिकेशन। बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। बराबर है क्या? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप बोलोगे सर ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ये है भाई साहब ऑफिशियल गैजेट। बराबर है। एक बच्चा कह रहा है बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अरे भाई ऐसा समझाएंगे ना तेरे को, मैं तेरे को क्या बताऊं भाई। ये है द गैजेट ऑफ इंडिया। सर क्या है ये? सरकारी पोर्टल है। जब भी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई रूल बनाना होता है, वो एक नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन यानी कि सूचना, सूचना का मतलब जानकारी, जानकारी पब्लिक में जनहित में जारी। बराबर है क्या? अगर आप देखेंगे तो आपको सब का देखो दिख रहा है नोटिफिकेशन, कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन से सब्जेक्ट में क्या नोटिफिकेशन दिया, कौन से डेट पे दिया है। बराबर है क्या? तो सवाल आता है सर ये नोटिफिकेशन, ये सूचना कहां डाली जाती है? ऑफिशियल गैजेट में डाली जाती है। ऑफिशियल गैजेट में ऑफ इंडिया, यहां पे आपका नोटिफिकेशन आता है। बराबर है क्या? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नोटिफिकेशन को प्यार से बोलते हैं भारत का राजपत्र। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट में पावर मिला, उनने वो पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में एक नोटिफिकेशन डाला कि भैया आपने जो स्मॉल कंपनी जो अपन कल पढ़े थे ना, उस पे लिमिट बढ़ाने बोला था ना, हमने लिमिट बढ़ा के इतनी कर दी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, इसी नोटिफिकेशन को जो ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करेगी, इसी को बोलते हैं रूल। इसी को क्या बोलते हैं? रूल। और यही जब स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल।
क्या आप मेरे साथ हो एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? एक बच्चा कह रहा है गैजेट का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल गैजेट यानी कि राजपत्र, राजपत्र यानी कि राष्ट्र का पत्र, पत्र का मतलब लोगों के लिए बताने के लिए। एक गैजेट है, एक प्लेटफॉर्म है, बराबर है क्या? एक जगह है, जैसे इंस्टाग्राम एक जगह है, वहां पे क्या होता है ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है जहां पे दो लोग मिलते हैं, दोस्ती करते, यारी करते, बराबर है क्या? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, भारत का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जहां पे नियम कानून व्यवस्था के बारे से कुछ नोटिफिकेशन जारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं रूल। समझा सर? अब सवाल आता है सर, हु इज सेंट्रल गवर्नमेंट? हम किसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं? कल एक बच्चा बोल रहा था मेरे को, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या सर? किसको बोले सेंट्रल गवर्नमेंट? बराबर है क्या? चलिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, आइए इसके बारे से भी बात कर लेते हैं। ये भी तो समझाना पड़ेगा आपको, कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट? कोई गेस करना चाहेगा? अपनी अपनी सरकारों का नाम लेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोग, बराबर है क्या? देखो एक बच्चा आ गया, बोले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ये वाली। एक ने नेताजी का भी नाम ले लिया, बराबर है क्या? चलिए चलिए, मेरा भी इंस्टाग्राम है, CS अर्जुन छाबड़ा। भाई के कुछ 13-14 लाख फॉलोअर्स हुए हैं। कल रात को सपने में ही 13-14 लाख फॉलोअर हुए। रियलिटी में देखता ही नहीं हूं मैं, जो देखता हूं सपने में ही देख लेता हूं। आप लोग फॉलो कर लेंगे, 20 लाख हो जाएंगे, कोई बात है क्या? CS अर्जुन छाबड़ा में फॉलो करना है, मैं DM का रिप्लाई भी करता हूं, दिल भी देता हूं उसमें, दिल, यस, लाइक। चलिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है ये आपको समझना है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, किसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं उठाऊंगा नहीं, अपने मैनेजर को दे दूंगा, वो उठा लेगा। चलिए भैया, मेरा जो मैनेजर है वो भी अभी बाहर है, तो चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं इधर। कौन है सर सेंट्रल गवर्नमेंट? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जब एक्ट लिखता हूं, कानून, बराबर है क्या? ये जो कानून है ना, बहुत सारे कानून अपन ने पढ़ लिए मेरे लाल, आगे भी बहुत सारे कानून हम पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया भाई, कंपनीज एक्ट 2013, बराबर है, सेंट्रल लेवल पे पूरे भारत पे लगता है कंपनीज एक्ट 2013। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, GST एक्ट, ये पूरे सेंट्रल लेवल का है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब जब कंपनीज एक्ट बोल रहा हूं और इनकम टैक्स और GST बोल रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं सर ये फाइनेंस रिलेटेड है, ये फाइनेंस रिलेटेड लॉ है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं एवरीबॉडी? ये फाइनेंस रिलेटेड लॉ है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? मुझे जवाब दीजिएगा। ये जो इनकम टैक्स है और GST एक्ट है, क्या ये फाइनेंस रिलेटेड लॉ है? बराबर। कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस पे प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस पे प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं भाई, अब नहीं आएगी, ये ले, मैंने जेब में रख लिया रिसीवर, फाइनेंस रिलेटेड लॉ है, बिल्कुल सही बात है। चलिए एक ही सेकेंड, ये फोन लीजिएगा, एक फोन आ रहा था, इसको लगाइएगा। चलिए, हाँ, तो मेरी बात चल रही थी कि सर ये फाइनेंस रिलेटेड लॉ है, ठीक है। और क्या मैं कह सकता हूं जैसे ये वाले लॉ हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट, क्या ये कॉरपोरेट लॉ रिलेटेड है? कॉरपोरेट लॉ, ये रिलेटेड है कॉरपोरेट लॉ को, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? क्योंकि कंपनी का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेट लॉ। क्या आप मेरे साथ हो एवरीबॉडी? अब होता कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब आप बोलो कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट अभी फिलहाल बीजेपी अगर सत्ता पे है, तो आप बोलोगे कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि बीजेपी रूल बनाएगी। इनकम टैक्स में अगर कोई रूल बनाना है तो बीजेपी बनाएगी, GST में कोई रूल बनाना है तो बीजेपी बनाएगी। ऐसा नहीं है, पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, हर सिस्टम को कुछ जिम्मेदारी दी गई है। अब मेरी बात को सुनना, अगर ये फाइनेंस रिलेटेड लॉ है तो तुमको नहीं लगता इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि भाई सेंट्रल लेवल पे एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और अगर कॉर्पोरेट लॉ है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या मैं आपको ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ है, अब इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ का मिनिस्टर कौन है? श्री या सुश्री निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी। यानी कि आप अगर मेरे को बोलोगे कि सर कंपनीज एक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब निर्मला दीदी, यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ के मिनिस्टर वही है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी सेम है, टेक्नोलॉजी, ये मैंने कॉपी मार दिया, यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, निर्मला सीतारमण जी को ला दिया। मैडम दो दो मिनिस्ट्री रखी हुई है, यानी कि सर इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट के अंदर अगर कोई रूल लाना होता है दीदी ही लेके आती है। जब दीदी ला रही है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेके आ रही है। कंपनीज एक्ट के अंदर कोई रूल लाना रहता है तो दीदी ही लाके देती है, बराबर है, सारे काम दीदी के पास है दोनों के। अब बात आती है सर क्या ऐसे हर एक्ट के लिए अलग अलग लॉ है? हाँ, अलग अलग, हर एक्ट के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है, बिल्कुल। ये देखो, आइए आपको मिनिस्ट्री दिखाते हैं आज। ये देखिए, कहां गई दीदी, कहां गई दीदी? इधर है, दीदी के पास दो मिनिस्ट्री है। तो अगर मैं बोलूं कंपनीज एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? दीदी। कॉर्पोरेट लॉ के लिए, कंपनीज एक्ट के लिए दीदी, फाइनेंस के लिए, इनकम टैक्स के लिए, जीएसटी के लिए दीदी। सर ये जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है सर, ये जो पब्लिक रोड से संबंध रखता है, अरे इसके लिए है ना सर, भैया है ना, भैया, ये भैया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है ना ये। तो अगर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की बात करूं, यानी कि जो पब्लिक रोड में सेफ्टी की बात करते हैं, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? स्वयं भैया। ऐसे करके आपको हर अलग अलग एक्ट के लिए अलग अलग व्यक्ति को सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर बना के रखा है, तो वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री रहेगी। कल को रेलवे से रिलेटेड कोई और आता है लॉ, तो भैया बैठे हैं, ये भैया स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं, पीयूष गोयल, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अभी शायद चेंज हो गए, रेलवे मिनिस्टर अभी चेंज हो गए, ये पुराना वाला है अपने पास डिजाइन। तो अगर पुराने वाले के हिसाब से बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए? रेलवे से संबंधित अगर कोई एक्ट होगा तो। समझ में आया सर? ये स्कीम है पूरा का पूरा। तो कल एक बच्चा पूछ रहा था, बराबर है क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी को बोलेंगे क्या? हाँ, आप बीजेपी को बोल सकते हो, लेकिन बीजेपी के अलग अलग मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट संभाले हुए, बराबर है क्या? चलिए, तो सर अगर मैं बोलता हूं कंपनीज एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ है, जो निर्मला सीतारमण जी के अंडर आता है। अगर मैं जीएसटी और इनकम टैक्स एक्ट जो फाइनेंस रिलेटेड है उनके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं, तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमण जी। अगर मैं बोलूं रेलवे के एक्ट के संबंध में कौन मिनिस्टर है, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो फिलहाल मेरे डिजाइन के हिसाब से पीयूष गोयल जी, बराबर है क्या? ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, हमको एक्ट भी समझ में आ गया। अच्छा सर, ये लोग क्या सबके सब, जैसे कंपनीज एक्ट में कोई रूल बनाना है क्योंकि उनको पावर दिया, तो यहीं पे आएगा? हाँ, यहीं पे आएगा। सर फाइनेंस एक्ट के संबंध में, यानी कि ये जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है और जीएसटी एक्ट है, सर इसके संबंध में नोटिफिकेशन यहीं आएगा? यहीं आएगा, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, बराबर है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक की बात हो गई है। तो सर हमको यह भी समझ में आ गया सर, एक्ट कैसे बनता है, रूल कैसे बनता है, कौन बनाता है, किसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं,
ऑर्डिनेंस में तो सर दो ही व्यक्ति हैं, एक प्रेसिडेंट है, एक गवर्नर है। अब जजमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी जज हैं, हाई कोर्ट वाले भी हैं और सुप्रीम कोर्ट वाले भी हैं। बहुत बढ़िया। अब थोड़े से बेसिक में और चलते हैं, जीवन में और आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे अब सवाल है, ये सवाल ये है, हु गेव द पावर टू पार्लियामेंट, या स्टेट लेजिस्लेचर कब, जब वो एक्ट बनाएंगे स्टेट लेवल पे तो स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, टू मेक एक्ट। कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट को किसने दिया? कानून बनाने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर को किसने दिया? ये मेरा आपसे सवाल है। एक बच्चे ने इसका भी आंसर किया है, वो बहुत समझदार बच्चा लग रहा है, उसको सब पहले से पता है, वो कहीं से तो पहले से पढ़ के आया हुआ है, उसको जादू उतर के आया था, 2 बार धूप धूप बोल के उसको छू दिया है। माँ मेरे को शक्तियां आ गई माँ, उसको सारी बात पता चल रही है माँ, ऐसी वाली बात है माँ। चलिए बहुत बढ़िया, सबने आंसर कर दिया। आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बराबर है क्या? अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसको क्या बोलते पता है क्या? मदर ऑफ ऑल लॉज, मदर ऑफ ऑल लॉज या फादर ऑफ ऑल लॉज बोला जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, अब आपने तो बोल दिया संविधान में पार्लियामेंट को पावर दिया या स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लेवल पे पावर दिया, आप कानून बना सकते हो, लेकिन ये बातें लिखी किधर है? ये बातें लिखी किधर है? संविधान में कहां लिखी है? संविधान में बड़े बड़े प्रावधान है, बड़े बड़े प्रावधान यानी कि बड़े बड़े कानून है, बड़े बड़े प्रोविजन है। उन बड़े बड़े, क्योंकि वो पैराग्राफ वाइज में है, आर्टिकल के नाम से उनको जाना जाता है कि फलाने आर्टिकल में, फलाने आर्टिकल मतलब फलाने कानून में, कानून नंबर दिस, कानून नंबर दैट। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 पे, आर्टिकल 246 पे पावर है टू मेक एक्ट, बराबर है। ये दोनों को पावर दिया गया है, पार्लियामेंट को भी पावर दिया है कि आप सेंट्रल लेवल पे एक्ट बनाओ, और स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दिया है कि आप स्टेट के लेवल पे कानून बनाओ, बरोबर है। तो ये आर्टिकल 246, सर क्या हम इसको नियम नंबर 246 बोल सकते हैं? यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। तो नियम नंबर 246 में क्यों सर ऐसे क्यों आर्टिकल लिखे? अब अगर मान लीजिए बस आर्टिकल पे लिख देते कि हाँ पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कानून बनाने का, कोई आपसे पूछता कि संविधान में कहां लिखा है, बोले बस लिखा है खोज लेना, वो पलटाते जाएगा कहां लिखा है कहां लिखा है। तो एक रेफरेंस देने के लिए कि नियम नंबर 246 देख लीजिएगा, तो सीधा आप 246 में जाएंगे। उन्हीं नियम को, क्योंकि वो बड़े बड़े पैराग्राफ में है संविधान के अंदर, उनको नाम दे दिया आर्टिकल, बराबर है क्या? अब इस आर्टिकल 246 में तो पावर दे दिया, बराबर है, आर्टिकल 246 में तो पावर दे दिया। अब देखो कुछ बच्चे आते हैं, बराबर है क्या, ओवर स्मार्ट है, थोड़े से इधर उधर से पढ़ लिया, हल्का फुल्का ज्ञान आ गया है, बराबर है क्या, तो वो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, बराबर है, जैसे मेरे को पता ही नहीं है, बराबर है। बेटा जहां से तुम छोड़ोगे ना पढ़ना, मैं वहां से शुरू करूंगा पढ़ाना। आए हैं एक से एक नमूने, अब वो पहले से कहीं ना कहीं से पढ़ के आए, बोले सर के डेमो क्लास चल रही है, चलो सर को फंसाते हैं। अरे भाई समुद्र होता है ना, मैं लॉ के समुद्र में डुबकी लगा के आया हूं, बराबर है। आप जो पूछ रहे हो आपको खुद को नहीं पता है, मैं आपको क्या बताऊं आपको, बराबर है। तो जैसे मैंने बोला ना भाई, पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है,
फिर शादी होती है, फिर होता है, फिर होता है। आप सीधा इसमें मत जाओ ना जी, आप पहले शादी तो कर लो, उसके बाद जाना उधर। आप सीधा उधर चले जाते हो। चलिए, आर्टिकल 246 है पावर टू मेक एक्ट, बराबर है क्या? चलिए, पावर टू मेक एक्ट। अब सवाल आता है कि चलो आपको पावर दे दिया है, बराबर है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दे तो दिया, अब कौन से सब्जेक्ट मैटर में कौन लॉ बनाएगा? तो लिस्ट दी गई है इस पे। क्या दी गई है? लिस्ट। संविधान के अंदर लिस्ट दी गई है। अभी जो लिस्ट है, अच्छा ना, मैं थोड़ा एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमर चल ही रहा है तो मैं बता रहा हूं, मतलब ऑन सीरियस नोट बता रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। क्या होता है भाई, देखो, कोई भी चीज को समझने के लिए ना एक मैच्योरिटी लेवल चाहिए होता है, बराबर है? आप थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेना जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ऐसे देता हूं जो तुरंत समझ में आए, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो कोई भी चीज को समझने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए। आप उस मैच्योरिटी को पहुंच जाओगे तब वो चीज आपको समझाई जाएगी, आपका वो मैच्योरिटी लेवल आ जाना चाहिए। अब जैसे मैं मेरी ही बात कर लूं, बराबर है? जैसे मेरे को कुछ टाइम बाद पता चला कि मैं इस संसार में कैसे पैदा हुआ, बराबर है? आपको भी कुछ टाइम बाद पता चला अभी ऐसे आते हैं कि हम लोग, हाँ बराबर। क्यों बड़े हुए तो समझ में आया कि कैसे आए हैं, तो बड़े हुए मतलब मैच्योर हुए तो पता चला कैसे आए हैं। उसी प्रकार से कुछ चीजों के लिए वक्त लेना पड़ेगा, धीरे 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 पढ़ते रहेंगे, मैच्योरिटी आएगी। वो मैच्योरिटी आएगी तब वो चीज समझ में आएगी। अब छोटे से हैं, बच्चे को पूछ रहे हो बेटा तू कैसे आया इस संसार में, तो वो बोलेगा उसको कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि ऐ ही है, बराबर है? तो कुछ चीजों के लिए मैच्योरिटी चाहिए। आइए अपन चलते लिस्ट में। अब लिस्ट बताई गई है, तो लिस्ट में 3 प्रकार की लिस्ट है। अब ये लिस्ट में आप मेरे को बोलोगे वाह सर मजा आ गया सर, आप विश्वास भी नहीं करोगे, इस लिस्ट से मैं आपके सिलेबस को निकाल के लाऊंगा। ऐसा इधर से घुसेंगे उधर से निकलेंगे। अब इससे कुछ याद आ गया मेरे को, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, फैमिली शो है, मैं वैसे तो है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, ठीक है? यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट की। सर ये लिस्ट क्या कहती है? ठीक है, अब यूनियन लिस्ट का मतलब, जो अपन ने को 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट का मतलब ये एक ऐसी लिस्ट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का पावर रहेगा इस यूनियन लिस्ट में, जितने भी मैटर रहेंगे उस पे लॉ बनाने के लिए, बराबर है क्या? तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने हैं? 97 आइटम्स हैं। 97 आइटम का मतलब क्या है? ये वो वाले आइटम नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये 97 आइटम यानी कि 97 सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये वो विषय हैं जिन विषय में, जिन सब्जेक्ट मैटर में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और कोई नहीं बना सकता इस पे, ठीक है? चलिए, इसको बोलते हैं, ये एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव पावर है किसका? पार्लियामेंट का। इन 97 सब्जेक्ट मैटर में पार्लियामेंट के अलावा और कोई कानून बना ही नहीं सकता। जब मैं स्टेट में जाता हूं, स्टेट लिस्ट के अंदर टोटल 66 आइटम्स हैं, बराबर? अब ये जो 66 आइटम्स हैं, इस पे यानी कि मैं कह सकता हूं ये 66 सब्जेक्ट मैटर हैं, यानी कि ऐसे मैटर जिस पे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर है कानून बनाने का। एक्सक्लूसिव पावर है किसका? स्टेट लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर का कैसा है? एक्सक्लूसिव पावर है, और कोई कानून नहीं बनाएगा इस पे। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो बनाएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट जो है, कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 आइटम्स हैं, यानी कि 47 सब्जेक्ट मैटर हैं,
जहां पे एक्सक्लूसिव पावर किसी का नहीं है, बोथ पार्लियामेंट, दोनों जन बनाएंगे, दोनों भाई भाई, दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉस, दोनों बना सकते हैं। 47 ऐसे आइटम है जहां पे सब बनाएंगे, बराबर है क्या? चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर आप ये बताइए, कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए और हमको थोड़ा सा समझा दीजिए कि कौन कौन से मैटर ऐसे हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, आप अगर देखोगे तो कुछ स्टेट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे ड्राइवर को भी सीट बेल्ट कंपलसरी है और जो बाजू में बैठता है को ड्राइवर सीट में उसको भी सीट बेल्ट कंपलसरी है। क्यों सर? ये जो ट्रैफिक के लॉस होते हैं ये स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, तो कुछ स्टेट ने दोनों के लिए कंपलसरी किया, कुछ स्टेट ने एक के लिए कंपलसरी किया, तो एक के लिए नहीं किया। अब आप देखेंगे जो लिकर है, लिकर दारू की बात कर रहा हूं, दारू एक स्टेट मैटर है, यानी कि दारू के संबंध में, लिकर के संबंध में कोई कानून बनाना है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो आप देखेंगे हर स्टेट में आपको लिकर के प्राइस अलग अलग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेट के हिसाब से अपने अपने नियम कानून है। बराबर? बराबर है सर। आप टोल टैक्स की बात करते हैं। अब टोल टैक्स की अगर बात करें तो ये जो टोल कलेक्ट करने वाली चीज है ये स्टेट मैटर है, आपको हर स्टेट में डिफरेंट टोल मिलेगा, बराबर है? हर स्टेट में आपको डिफरेंट टोल टैक्स मिलेगा क्योंकि वो स्टेट का मैटर है। आइए कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो 97 आइटम है उस पे जो आइटम नंबर 43 है ना, अगर आपसे कल को कोई पूछे कि आपके सिलेबस में जो कंपनीज एक्ट है, जो एलएलपी एक्ट है, वो पार्लियामेंट ने कौन से आइटम में रखते हुए, कौन से आइटम का इस्तेमाल करते हुए बनाया है, तो आप ये बोलना उनको कि बोले भाई आइटम नंबर जो 43 है ना, बोले किसका आइटम नंबर 43? बोले संविधान के अंदर जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो आइटम नंबर 43 है, हाँ पार्लियामेंट में उस एंट्री नंबर 43 में, आइटम नंबर 43 में, संविधान में पार्लियामेंट को आइटम नंबर 43 पे पावर दिया है कि आप इस पावर का इस्तेमाल करते हुए कंपनीज एक्ट 2013 बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने संविधान के नियम नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246 में जो यूनियन लिस्ट है, उस यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 43 है, उस एंट्री नंबर 43 में, आइटम नंबर 43 में पार्लियामेंट को पावर दिया कि आप कॉर्पोरेट से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। उनने बना दिया कंपनीज एक्ट 2013। सो व्हाट इज द सोर्स? क्या सोर्स है कंपनीज एक्ट? कहां से निकल के आया? किसने पावर दिया है? कैसे निकल के आ गया? तो बोले संविधान के आर्टिकल 246 के यूनियन लिस्ट में आइटम नंबर 43 में पार्लियामेंट को पावर दिया और पार्लियामेंट ने उस पावर का इस्तेमाल करते हुए कंपनीज एक्ट 2013 बनाया है। बराबर है क्या? एक आता है द एलएलपी एक्ट 2008, ये भी एंट्री नंबर 43 से बना के रखा हुआ है। बराबर है? ठीक है। एक महान अनुभव आए हैं, बहुत महान अनुभव आए हैं, इतने महान हैं कि आपके डाउट को अगर मैं प्रस्तुत कर दूंगा पब्लिक के सामने तो आप पब्लिक में मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेंगे। बराबर है? चलिए, एक है आइटम नंबर 46। यह आइटम नंबर 46 से आया है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एंट्री नंबर 46 है। बताना चाहता हूं ये सारे के सारे कानून जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं ये आपके सिलेबस पे है, ये आपके पाठ्यक्रम पे है। बरोबर है? ठीक है। एक और महान अनुभव आए हैं
उनको लग रहा है मैं ऐसे सवाल पूछूंगा तो सर मुझे भी इंटरटेन करेंगे और मेरी भी बातों का उल्टा उल्टा जवाब देंगे, पब्लिक को मजा आएगा। तो बेटा मैं इस जगह में आज से नहीं खड़ा हूं बेटा, बहुत टाइम हो गया इस जगह में खड़े होते हुए बेटा। कौन से कमेंट पढ़ना है और कौन से कमेंट का क्या रिप्लाई करना है बेटा, बेटा चलिए बेटा। अब इंटॉक्सिकेटिंग की अगर बात करूं, इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब जो जलपान मदिरा करने की बात है, ये आपको मिलता है एंट्री नंबर 8 पे। एंट्री नंबर 8 या आइटम नंबर 8 बोल लो, यानी कि दारू के संबंध में जो भी लॉ बनेगा वो स्टेट मैटर के अंदर आता है, इसलिए आपको दारू का प्राइस हर स्टेट पे अलग दिखता है, बराबर है। एलएलपी का फुल फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट मेरे लाल, ठीक है। जो टोल का मैटर है वो आइटम नंबर 59 पे आता है, आइटम नंबर 59 पे। इसीलिए आपको हर स्टेट में टोल टैक्स अलग दिखता है, क्योंकि वो हर स्टेट का मैटर है। अब सवाल आता है सर ऐसे कुछ लॉ बताओ, बराबर है क्या, ऐसे कुछ लॉ बताओ सर जहां पे दोनों, यानी कि ऐसे कुछ लिस्ट बताओ जहां पे दोनों लॉ बना सके सर, सेंट्रल भी बना सके और स्टेट भी बना सके। वो आता है किसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। और आपका भाई आपको एक एग्जांपल देना चाहता है, उस पे एक है आइटम नंबर 7। इस आइटम नंबर 7 में, ठीक है, उस आइटम नंबर 7 में एक विषय है कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में लॉ दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। पार्टनरशिप के संबंध में दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। गुड्स वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। सर इसी एंट्री का इस्तेमाल करते हुए जो आइटम नंबर 7 दिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट में, आपके जीवन में प्रस्तुत किया गया है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वाह जी वाह। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपको समझ में आ रहा है? आपका सिलेबस ही निकाल के दिखा दिया मैंने कि आपके सिलेबस के अंदर जो कानून है वो पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने लिस्ट के कौन से आइटम नंबर का इस्तेमाल करते हुए बनाया है, सोर्स से निकाल के ले आया पूरा का पूरा। ये तीनों चैप्टर भी आपके सिलेबस पे है, यानी कि तीनों एक्ट ये भी आपके सिलेबस पे है और ये भी आपके सिलेबस पे है। सर ये तो टोटल 6 एक्ट हुए सर, ये तो टोटल 6 एक्ट हुए, चैप्टर तो 7 है सर। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सिलेबस में भले 7 चैप्टर हैं लेकिन कानून तो सिर्फ 6 ही है मेरे लाल। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 6 ही एक्ट हैं। पहला वाला तो क्या है, बेसिक है, बेसिक। और आपको बताना चाहता हूं ये वही बेसिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूं, ऐसे मॉड्यूल के हिसाब से सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा हूं। जितना जरूरी अभी उतना पढ़ा रहा हूं, जब बाकी पढ़ाना होगा पढ़ा दूंगा, फिर सीक्वेंस से मैच करोगे तो समझ में आएगा। तो आप अभी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ये समझ लो, इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 को फिर से। अभी लॉ को जितना समझने के लिए जरूरी है उतना बेसिक पढ़ा रहा हूं। बोला ना मैच्योरिटी आएगी, पहले बराबर है क्या? ठीक है, चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बच्चा कह रहा है इंटॉक्सिकेटिंग का मीनिंग एक बार बता दो। नशा बेटा, नशा 150 रुपए का मिलेगा, वो फिर हेरा फेरी में माल देता है, कड़ा के 150 रुपए, वही इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि नशा, नशा जलपान मदिरा, बराबर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। एक सवाल और आ रहा है, सर ये आइटम नंबर क्या है? अरे बेटा आप बड़े भोले हो। आइटम नंबर का मतलब ये है कि भैया सब्जेक्ट मैटर, ये देखो लिखा हुआ है, पहले ही लिखा है, बराबर है क्या? 97 आइटम है तो यानी कि 97 सब्जेक्ट मैटर है। मुद्दे, मुद्दे, मुद्दा,
कौन से मुद्दे में कौन लॉ बनाएगा, तो ऐसे 97 मुद्दे हैं जहां पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ऐसे 66 मुद्दे हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, ऐसे 47 मुद्दे हैं जहां पे कॉन्करेंट लिस्ट है जहां पे दोनों लॉ बनाएंगे। तो दैट्स एन आइटम, मुद्दे, सब्जेक्ट मैटर, सिंपल, बराबर। नेत्र पटेल कह रहा है बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आपका लेक्चर मैं एंजॉय कर रहा हूं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, एकदम। जो क्या बात है ना, तो मेरे को ऐसे वो याद आ गया, एक तो ऐसे मीम में आता ना, क्या बात है, ऐसे करके, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सर आप तो एक्सपीरियंस लग रहे हैं, अब एक्सपीरियंस किस बात पे बोला है इसको पूरा क्लियर बोलना पड़ेगा। लॉ का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि इसके पहले वाला बोल रहे हैं, ये 150 रुपए वाला बोल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, स्क्रीन के उस पार बैठ के कुछ भी लिख दो सर, जानते पहचानते थोड़ी है। मजा तो तब है जब सामने बोला जाए, बराबर है क्या। चलिए, लव यू फ्रॉम नेपाल, टीचिंग झक्कास है, अरे वाह। फॉरेन स्टूडेंट भी हमको देख रहे हैं, फॉरेनर्स बैठे हैं हमारे साथ हमारे लेक्चर पे, चलिए बहुत बढ़िया। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है कि भाई कौन से संविधान में पहले तो नियम दिया है, आर्टिकल 246 दोनों को बनाने के लिए। अब संविधान में 3 लिस्ट दी है भाई, यूनियन लिस्ट में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, और कॉन्करेंट में दोनों। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप बोलोगे अरे सर ये तो सुना सुना लग रहा है, बताना सुने हो कि नहीं सुने हो। आपने गलती से अपने जीवन में अगर पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, सुना कि नहीं सुना कभी? हाँ, ये बात आप शायद ही सुनोगे, मेरे को ऐसा लगता है। यही मैं पूछूंगा, भी इंस्टाग्राम में एक ट्रेंड चल रहा है, वो देखिए, बोले अरे सर मजा आ जाता है सर, फा 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 फा, बराबर है क्या? बिल्कुल, यस आया, यस आया, ठीक है। ऐसे टीचर स्कूल में आ जाते तो दिन बन जाता। बस यही दिल की बात है भाई, मैं भी यही मिस करता हूं कि काश मेरे को मेरे जैसा टीचर मिला होता स्कूल में, बराबर है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा क्यों लिखा है कि महाराष्ट्र के अंदर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी है करके, बाकी जगह तो कंपलसरी नहीं है महाराष्ट्र के अलावा। क्योंकि बेटा पार्टनरशिप एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जहां पे स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल भी लॉ बना सकता है। तो सेंट्रल ने लॉ बना दिया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सेंट्रल लेवल का लॉ हो गया। अब स्टेट ने उसमें अपने हिसाब से लॉ बना दिया, भैया महाराष्ट्र में अगर पार्टनरशिप फर्म आएगी तो रजिस्टर कराना कंपलसरी है। दोनों ने लॉ बना दिया क्योंकि दोनों को पावर है, बराबर है क्या? बराबर है क्या लेडीज एंड जेंटलमैन? क्योंकि दोनों का पावर है, ठीक है। ठीक, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है सर ये बस सब समझने के लिए है कि याद भी करना है? सिर्फ समझने के लिए भाई, बेसिक बता रहा हूं, लॉ को फील करो, लॉ आया कहां से, किसने पावर दिया, ये पूरा माहौल बना रहा हूं। भूटान से भी एक बच्चा आया है, सर इंटरनेशनल टीचर हो गया यार मैं, एकदम इंटरनेशनल टीचर, कोई रशिया वशिया से है क्या? ठीक है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर आप खुद ही एक मीम हो सर। अरे तुम लोग के लिए हरकत करता हूं भाई, तुम लोग को खुश रखने के लिए सारी चीजें करता हूं। तुम लोग मेरे भाई बहन हो यार, तुम लोग हंसते खेलते पढ़ो, इससे ज्यादा मेरे को कुछ चाहिए क्या? तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी है। चलिए बात को ध्यान से समझना, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यहां तक की चीजें आप समझ गए? समझ गए। अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूं। क्या देता हूं? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र समझते हो? ब्रह्मास्त्र मतलब, अब मैं तुमको फाइनल कंक्लूजन, अब तक जो तुमको पढ़ाया है ना उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, आज तुमको जजमेंट भी समझ में आ जाएगा कि सर जजमेंट किसको बोलते हैं। आज तुमको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, कौन कानून बना रहा है, कौन पालन करवा रहा है, एंड सो ऑन। अब जैसे मैंने तुमको ये सब बता दिया कहां से सिलेबस निकल के आया, क्या है, ठीक है। ठीक है सर, नोट्स जब सिलेबस स्टार्ट होगा तब बनाना है या फिर अभी से बनाना है? यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट्स। मेरा गला फट गया ये बोलते बोलते कि मैं एकदम प्यारे प्यारे नोट्स बनाऊंगा, आपको लिखना है। आप सिलेबस खत्म करने के बाद नोट्स बनाएं, उस पे शेरो शायरी लिखें। चलिए, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, 3 पिलर्स
आपको बताना है 3 पिलर्स, संविधान के 3 पैर हैं, ठीक है। 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के 3 स्तंभ, बराबर है। पूरा संविधान इन 3 स्तंभ पे, इन 3 पिलर्स पे टिका हुआ है, बराबर है क्या? इन 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। देखे, मैंने रशिया से स्टूडेंट मांगा था, लंदन से भी आ गया भाई, रशिया से भी आ गया, बराबर है। अरे एकदम इंटरनेशनल टीचर है यार। मतलब मैं अभी कल रात को ही सपना देखा था, 20 लाख फॉलोअर है मेरे। आज मेरे को खुली आंखों से सपना मिल रहा है कि मेरे पास लंदन से भी टीचर, लंदन से भी स्टूडेंट है। बाय द वे, लंदन से मेरे पास स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक स्टूडेंट है, उसका नाम है जोया, और मजाक नहीं कर रहा हूं, वाकई में है। तुम्हारा सर वाकई इंटरनेशनल है भाई। पाकिस्तान का, यूके का और इंडिया का लॉ सेम है। तो यूके से आया है मेरे पास एक स्टूडेंट। चलिए, 3 पिलर्स। पहला पिलर है भाई साहब लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी। दूसरा पिलर होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और तीसरा पिलर होता है जुडिशियल बॉडी। सर ये बॉडी का मतलब संस्था, बराबर है क्या? अब सर देसी लोगों के लिए बना देंगे, देसी लोगों के। सर हमको ये लेजिस्लेटिव बॉडी वॉडी नहीं समझता, अब एक एक करके पूछेंगे। लेजिस्लेटिव मतलब, एग्जीक्यूटिव मतलब, जुडिशियल मतलब। मैं पहले से ही बता देता हूं, लॉ बनाने वाला, लॉ ये तो बनाना हो गया था भाई, लॉ बनाने वाला, लॉ बनाने वाले को लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं। लॉ को पालन करवाने वाले को, लॉ का पालन करवाने वाले को एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। और विवादों में न्याय दिलाने वाले को, विवाद हो गया है, विवादों में न्याय दिलाने वाले को जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। तो इनको लॉ मेकर भी बोला जाता है, लेजिस्लेटिव बॉडी को। इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी को। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ देख ले। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का मतलब लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और ये जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड जस्टिस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। ये 3 पिलर पे पूरा संविधान टिका हुआ है। संविधान के 3 पैर हैं, एक भी पैर हला संविधान का सिस्टम हल जाएगा, बराबर है क्या? ठीक है। अब सर लॉ बनाने वाले मतलब कौन हो गया? यहां पे लॉ मेकर के अंदर कौन कौन आ जाएगा? आप बताओ मेरे को, कौन आएगा? अब तक तो आप समझ लियो सारी चीजें। तो भाई साहब लॉ मेकर के अंदर, अगर मैं बोलूं सर लॉ मेकर के अंदर पार्लियामेंट आ जाएगी। मैं कुछ गलत बोलूंगा? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सर लॉ मेकर के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी, क्योंकि यही तो लॉ बना रहे हैं सर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लॉ बनाने वाले तो यही है मेरे लाल, ये लॉ मेकर है, बराबर है क्या? छत्तीसगढ़ से प्यार आ रहा है, छत्तीसगढ़ मेरा गांव है, बराबर। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं छत्तीसगढ़ मेरा गांव है, इसका ये मतलब नहीं है मैं गांव में रहता हूं। महाराष्ट्र के अंदर गांव का मतलब घर, होम टाउन, बराबर है क्या? मैं महाराष्ट्र में, पुणे में बैठा हूं अभी, बराबर है, पुणे में ही रहता हूं। छत्तीसगढ़ मेरा होम टाउन है, ठीक है। चलिए बात को ध्यान से सुनना। तो पार्लियामेंट भी आएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी आएगी, बराबर है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, बात करते चलो बाद में बात करेंगे, पहले तो ये समझा देता हूं क्या है, ठीक है। तो भाई लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आता है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये लोग लॉ बना दिए एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट कहता है भाई आपको लेना लाइसेंस,
गाड़ी चलाने के पहले। आपको पहनना है हेलमेट पब्लिक रोड में गाड़ी चलाने के पहले। आपकी गाड़ी में होना चाहिए नंबर। आप नहीं करोगे ट्रिप्सी, आप सिग्नल जंप नहीं करोगे। बना दिया कानून, बराबर है, कानून बन गया। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। अब कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी देखती है। अब सवाल आता है सर, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट जो हमने बना दिया, यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे कि भाई इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, बराबर है। अब सर इनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन देखता है? ये आपसे क्या मैं आ चुका हूं वापस दोस्तों? क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? किसी कमबख्त ने नजर लगाई थी इस लेक्चर पे कि पावर कट हो गया। क्या आप मेरे साथ हैं? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप मेरे साथ हो? चलिए मैं रिकॉर्डिंग वापस से शुरू करता हूं। मैं वापस से शुरू करता हूं। हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बीच में पावर कट हो गया था, उसके बाद का लेक्चर हम यहां से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बना तो दिया गया है, लेकिन इस इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कौन करवाता है, इससे बेहतर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? तो आपसे बेहतर, जब आप ट्रिपलिंग घूम रहे होते हो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक्टिवा पे, जुपिटर पे, बराबर है, और उसी बीच में आपको सिग्नल में दिखता है मामा, एक दोस्त उतर जाता है पीछे, बोले जा भाई लेके जा, मैं उस चौक से बैठूंगा, बराबर है। यानी कि सर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो है आरटीओ मामा। क्या आप मेरे साथ हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप मेरे साथ हो? ठीक है सर, यहां तक समझा। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जुडिशियल बॉडी का। अब जुडिशियल बॉडी क्या करती है, एक बारी क्या हुआ, मैं आ रहा था रात को पार्टी से आ रहा था, बट पार्टी जैसा नहीं आ रहा था, पार्टी से आ रहा था। तो हर चौक चौराहे में पुलिस वाले थे। तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे, हर गाड़ी को रोक रहे थे और कह रहे थे भाई फूको, देखें दारू वारू तो आप नहीं पियो। और चेहरा देख के रोक रहे थे। चेहरा देख के रोकना मतलब दिख रहा है किसी की आंखें नशीली है, 150 रुपए वाला, बराबर है क्या? तो उसको रोका जा रहा था। तो एक बंदे को रोका, बोले फूक मारो। तो वो कहता है मैं फूक नहीं मारूंगा। तो बोले क्यों नहीं मारोगे? बोले ना जाने कितने कितनों लोगों से तुमने वो फुकवाया है, तो किसी को कोई बीमारी है, किसी को कुछ है, मेरे को भी वो बीमारी लग जाएगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप कानूनी कार्यवाही में बाधा डाल रहे हो। बोले मैं कानूनी कार्यवाही में बाधा नहीं डाल रहा हूं, आप उसका नोजल चेंज कर दीजिए, आप नई पाइप लगवा दीजिए, मैं उस पर फूक मारूंगा। ना जाने किसके किसके मुंह लगी है वो पाइप, इसीलिए मैं उस पर फूकूंगा नहीं। तो बोले जाओ मत फूको, फिर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी कि आप कानूनी कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे। कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने की उसके ऊपर एफआईआर भी हुई, 2 साल की जेल है उस पे। वो गया था कोर्ट में यही दलील पेश किया उसके वकील ने कि सर कानूनी कार्यवाही में बाधा नहीं डाल रहा था, सेम नोजल का इस्तेमाल हो रहा था, बस वो मना किया था। कोर्ट का जजमेंट आया कि अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए एक प्रिकॉशनरी मेजर में अगर कोई इस कानूनी कार्यवाही पे, इस पाइप पे फूकता नहीं है, इसको कानूनी कार्यवाही में बाधा डालना नहीं बोलेंगे, सामने वाला अपनी हेल्थ की ध्यान रख रहा है। यह जजमेंट बन गया है, यह जजमेंट है, यही कानून है। अब कल को अगर आपको भी उसी पाइप में बोले फूक मारो, आप फूक मारने से मना कर दीजिएगा, भले आप पिए हो चाहे ना पिए हो, वो लॉ है।
क्या आप मेरे साथ हो? अब एक बच्चा पूछ रहा है मेरे साथ तो नहीं हुआ था ऐसा। अरे मेरा तो चेहरा देख के छोड़ दिया था मेरे को। कह रहा है सर आप तो बहुत एकदम बहुत इंसान, भले इंसान लग रहे हो, जाओ सर, आपको रोका सर, गलती हो गई सर, ऐसे बोल के छोड़ दिया मेरे को। तो आप देखो, जब डिस्प्यूट हुआ, किस पे डिस्प्यूट हुआ? कानून बना इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, उसका पालन करवा रहे थे आरटीओ, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट पे एफआईआर हो गई। न्याय किसने दिया? न्यायाधीश ने, जज ने, बराबर है। इसको बोला जाता है जुडिशियल बॉडी, जो न्याय दिलाने का काम करता है। और ऐसे 3 पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको 3 पिलर समझ में आ गए संविधान के? क्या आपको 3 पिलर समझ में आ गए दोस्तों? एक बच्चा कह रहा है न्यायाधीश कौन होता है? अरे जज होता है मेरे भाई, हिंदी में उसको न्यायाधीश बोलते हैं। कैसी बात कर रहे हो यार? ठीक है, चलिए बड़े जीवन में आगे। अब आओ एक एक करके मैं एक्ट के हिसाब से आपको बताता हूं कि कौन कैसा कहलाएगा। अब जैसे मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट 2013। अब आप मेरे को बताएंगे, अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपसे मैं पूछ सकता हूं वही वाली बात जो आपको मैच्योरिटी के बाद पता चली थी। आइए, कंपनीज एक्ट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है ये कौन है? कंपनीज एक्ट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है ये कौन है? कंपनीज एक्ट की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कौन है? कंपनीज एक्ट की जो जुडिशियल बॉडी है वो कौन है? आप मुझे बताएंगे कंपनीज एक्ट की लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है? एक बच्चे ने कुछ तो भलता ही नाम लिखा है लेजिस्लेटिव बॉडी में। अच्छा वो ये नहीं लिख दिया कि अर्जुन छाबड़ा ने बनाया कंपनीज एक्ट को, हालांकि मेरे को अच्छा बहुत लगता, बराबर है। अच्छा उसने मैसेज तुरंत डिलीट भी कर दिया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। एक से एक महान अनुभव लोग आ रहे हैं, बराबर। कंपनीज एक्ट का लेजिस्लेटिव बॉडी है पार्लियामेंट। क्यों सर? पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। अब सर उसी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि आप रूल बना सकते हो। तो सर कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में कानून बनाना, रूल बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो काम है मेरे प्यारे। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होगी? एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे आपने आरटीओ को बोला था, तो मैं बताना चाहता हूं इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये जो मिनिस्ट्री है ना कॉरपोरेट अफेयर्स, ये देखती है कि आप कंपनीज एक्ट का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब आप बोलोगे सर दीदी अकेले पूरे भारत की कंपनीज को देख लेती है, दीदी हैव सुपर पावर्स, पूरे भारत के अंदर लाखों कंपनी है सर, हर कंपनी को देख लेती है दीदी कि आप कंपनी से पालन कर रहे हो कि नहीं। दीदी दीदी की आंखें बहुत तेज है, बराबर है क्या? नहीं, दीदी तो हेड है भाई, दीदी तो मिनिस्टर है। दीदी के अंदर आते हैं रीजनल डायरेक्टर्स। रीजनल डायरेक्टर्स सर, रीजनल डायरेक्टर मतलब हर रीजन के अंदर दीदी के पास एक रीजनल डायरेक्टर है। आइए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, खोल के दिखाता हूं, एमसीए की वेबसाइट खोल के दिखाता हूं, बराबर है क्या? आइए, ये मैं आया एमसीए की वेबसाइट में, ये मैं गया एमसीए की वेबसाइट में, ये मैं गया कॉन्टेक्ट अस में। कॉन्टेक्ट अस में जाने के बाद मैंने टिक मारा रीजनल डायरेक्टर्स में। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये देखो मैं रीजनल डायरेक्टर के टैब में हूं। अगर आप देखेंगे हर रीजन में लगभग आपको एक रीजनल डायरेक्टर दिखेगा। ईस्टर्न रीजन में, साउथ रीजन में, नॉर्थ रीजन में। अब नॉर्थ में 2 हैं, नॉर्दर्न रीजन डायरेक्टोरेट 1, नॉर्दर्न रीजन डायरेक्टोरेट 2। थोड़ा सा क्लिक भी करते हैं इनको। आइए ये देखिए, ये नॉर्दर्न रीजन के डायरेक्टर है, इनमें दिल्ली आ रहा है, दिल्ली 1, दिल्ली 2, उत्तर प्रदेश 1 और उत्तर प्रदेश 2। आप बोलोगे सर दिल्ली तो हमारे जीवन में एक ही था सर, दिल्ली 2 कहां से हो गया? उत्तर प्रदेश तो सर एक ही है सर,
जिसको हम बाबा के नाम से जानते हैं, दो कहां से आ गए? इसकी भी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। सर दिल्ली 1 दिल्ली 2 कहां से आया? ऐसे मैं आपको महाराष्ट्र 4 गिनवाऊंगा, 4 महाराष्ट्र है, आओ गिनाऊंगा कैसे, बराबर है। तो पहले तो आप आरडी को समझ लो कि आरडी कौन है। तो भैया देखो, नॉर्दर्न रीजन में डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, रीजनल डायरेक्टर, वेस्टर्न रीजन में 2, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में 1, साउथ ईस्ट में 1, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 1 और साउथ वेस्ट रीजन में 1, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीदी के नीचे बैठे हैं 10 रीजनल डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर है टोटल? 10 रीजनल डायरेक्टर है, 10 रीजनल डायरेक्टर। अब आप फिर से सवाल उठाओगे कि सर 10 रीजनल डायरेक्टर मिलके पूरे भारत के अंदर लाखों कंपनीज को नजर रख लेते हैं कि आप कंपनीज एक्ट कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, आप एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये 10 लोग मिलके देख लेंगे? नहीं। अब इन रीजनल डायरेक्टर के नीचे आते हैं आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सर ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार रहेगा, हर स्टेट पे। कुछ कुछ स्टेट में 4-4 रजिस्ट्रार हैं। आइए अब उनकी बात करते हैं। जो आपको दिल्ली 1 दिल्ली 2 दिखाया था ना, वो दिखाते हैं। ये देखो नीचे अब क्या आ रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मैं चले गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। अब जो आपको दिल्ली 1 और दिल्ली 2 दिख रहा था ना, वो यही दिल्ली है। क्यों पूछो भाई? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यूपी में, यहां पे कंपनीज की तादाद ज्यादा है। यहां पे कंपनीज की जो तादाद है वो ज्यादा है। तो जहां पे जितनी ज्यादा कंपनी, वहां पे उतने ज्यादा आरओसी। आंध्र प्रदेश में 1 है, आसाम, मेघालय, मणिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 स्टेट का 1 आरओसी। कंपनी कम है यहां पे, सबका क्लब करके एक जगह दे दिया है। बिहार में 1 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में 1 आरओसी, साउथ दिल्ली में 1, गोवा, दमन एंड दीव में 1, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र में देखो एक मुंबई 1, मुंबई 2, नागपुर, पुणे, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु में 2, तेलंगाना, यूपी 1, यूपी 2, आपका उत्तराखंड। अब आप बोल रहे थे ना सर दिल्ली 1 दिल्ली 2, यूपी 1 यूपी 2, ये क्या था सर? तो बेटा हर रीजन में जो एक रीजनल डायरेक्टर है ना, तो वो रीजन के अंदर जो स्टेट आ रहा है, अब जैसे दिल्ली आ रहा था तो दिल्ली 1 दिल्ली 2 उस रीजनल डायरेक्टर के अंदर, यूपी 1 यूपी 2 ये जो आरओसी है उस रीजनल डायरेक्टर के अंदर, बराबर है क्या? तो जहां जिस प्रकार से कंपनी उतने ज्यादा आरओसी। अब सवाल ये आता है दोस्त, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ग्राउंड लेवल पे कौन नजर रख रहा है कि कंपनीज एक्ट कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? तो बोले हर स्टेट पे एक आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वो देखता है कि कंपनीज एक्ट का पालन हो रहा है कि नहीं। उनके ऊपर बैठे हैं 10 रीजनल डायरेक्टर, उनके ऊपर बैठी है दीदी। ये तीनों के तीनों मिलके कहलाते हैं कंपनीज एक्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको ये एग्जीक्यूटिव बॉडी समझ में आई? अब मैं आपको लेके चलता हूं कहां पे? जुडिशियल बॉडी पे, बराबर है। जुडिशियल बॉडी आमतौर पर हम क्या समझते हैं भाई? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, आप उनके डिसीजन से दुखी हो तो फिर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के डिसीजन से दुखी हो तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, आप अपील करते हो। सर ये फा एप्लीकेशन भी में भी होगा, एंड आई लव्ड योर टीचिंग स्टाइल एंड योर एंट्री। नहीं, ये फा फू नहीं होगा उधर, ये तो अभी पावर कट हो गया था तो मैं आ गया। रिकॉर्डिंग में फा नहीं लिया हूं मैं, रिकॉर्डिंग में फा नहीं लिया हूं, ये तो लाइव स्ट्रीमिंग चालू किया था तो फा लिया था। ये फा फू ऐप में नहीं होगा, बराबर है। आप लोग को अच्छा लगता है फा फू तो मैं करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा, आपकी सेवा पे तत्पर, बराबर है क्या? एक बच्चा बड़ा प्यारा सवाल पूछा है, आरओसी क्या होता है? बेटा आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। थोड़ा सा ध्यान से तो सुन बेटा, कान में चश्मा तो लगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सेटिस्फाइड ना हूं तो किधर जाऊं? सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाई ना हो तो आप जाओ भगवान की शरण में कि हे भगवान
ऐसे मैंने कौन से कर्म किए थे कि इस जन्म में तू मुझे ये सिला दे रहा है? मैं तेरे पे कितना भरोसा करती थी, भगवान मेरे पे कृपा कर भगवान। फिर भगवान कृपा करेंगे? जब भगवान कृपा करते तो फिर बराबर है क्या? चलिए, अब मुद्दा ये है जुडिशियल बॉडी। तो अब बात को ध्यान से सुनना। अब भारत के अंदर इतनी सारी कंपनी बन चुकी है, इतनी सारी कंपनी बन चुकी है, बराबर है क्या, कि हर कंपनी का अगर केस लेते बैठे तो भाई साहब ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे केस पेंडिंग की कमी तो है नहीं। वो सनी देओल चिल्लाए जा रहा है कोर्ट के अंदर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती जा रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ कराने बैठे हो कि? आगे आप समझ गए ना, आगे आप समझ जाना, आगे आप खुद ही डाल लेना, बराबर है क्या? वो वैसे ही चिल्ला रहा है कि तारीख पे तारीख मिलती जा रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो अब वहां पे ऑलरेडी रेप, मर्डर, डकैती, चोरी, इन सब का केस चल रहा है, डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केस चल रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट के केस चल रहे हैं। अब वहां पे तुम और लाद दो कंपनीज एक्ट के केसेस भी। कोर्ट बोलेगा हाँ ले आओ, सारे दुनिया का दर्द हमारे पास ले आओ, बराबर है क्या? तो इस चीज को ध्यान पे रखते हुए कंपनीज एक्ट के जितने भी डिस्प्यूट होंगे ना, जो भी डिस्प्यूट होंगे, उनके लिए एक अलग से कोर्ट बनाया गया। ट्राइब्यूनल बोलते हैं कोर्ट को, ट्राइब्यूनल। पहले ही बोल रहा हूं, वर्ड लिखूंगा ट्राइब्यूनल, और बच्चा पूछेगा ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? कोर्ट है ट्राइब्यूनल का मतलब, बराबर है क्या? ठीक है, चलिए। तो कहता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, बराबर है। यानी कि कंपनीज एक्ट के मैटर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है और आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, बराबर है, तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाओगे। ठीक है, ठीक है। अब सर मैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से भी दुखी हूं तो मैं किसके पास जाऊंगा? जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दुखी हूं तो मैं हाई कोर्ट चले जाता हूं। तो अब आप चले जाओगे कहां पे? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अब ये जब मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाना शुरू करूंगा कल से, तो ये एनसीएलटी वाले वर्ड आएंगे वहां पे कि भाई वो कंपनीज एक्ट की जुडिशियल बॉडी है, बराबर है क्या? ठीक है, चलिए। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, ये जुडिशियल बॉडी। अब आइए, मैंने बोला था ना आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, आज आपको पूरा सिस्टम समझा दूंगा मैं। अब एक लास्ट कंक्लूड कर दूंगा, इसके बाद मैं लेक्चर सिस्टम समझाने के बाद। आइए दोस्तों, अब दोस्तों मेरी बात को सुनना। मैंने आपको ना एक ये बताया था कंपटीशन एक्ट, कुछ याद आ रहा है कि कंपटीशन एक्ट का काम क्या था? कंपटीशन एक्ट का काम ये है कि भाई कंपटीशन बना रहना चाहिए, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, बराबर है। तो आइए इसका कुछ पर्पस बता देता हूं, जैसे इसका पर्पस था, फिर लास्ट में अब तक जो पढ़ाया है ना उसका प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है? एंटी कॉम्पिटिटिव, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। ये प्रिवेंट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, और प्रिवेंट करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और सर ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन मतलब क्या है सर? डोमिनेंट का मतलब पहले समझना। अब देखो, आप जो डोमिनेंट का मतलब समझ पा रहे होगे, मैं वो मतलब नहीं कह रहा हूं। यहां पे जो मैं डोमिनेंट पोजीशन की बात कर रहा हूं, ये डोमिनेंट पोजीशन कुछ अलग है। मेरे से सुन लो, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव ना पकाओ। प्रिवेंट करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये तो आपको पता है। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस तो कल ही अपन ने समझ लिया था कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप लोग सब मिलकर कंपटीशन नहीं खत्म कर सकते। कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर का फायदा होगा। सर ये क्या है? ये क्या है? प्रिवेंट करना है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, बराबर। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अभी महाराष्ट्र पुणे में हूं और पुणे से मेरे को जाना है बिलासपुर छत्तीसगढ़, जो मेरा होम टाउन है।
अब अगर मेरे को बिलासपुर छत्तीसगढ़ जाना है और रेलवे ही एकमात्र साधन है, इतनी लंबी बस भी नहीं चलती डायरेक्ट। हमारे बिलासपुर शहर पे फिलहाल के लिए एयरपोर्ट नहीं है, मेरी सरकार से बात हो रही है, खुलवाने वाला हूं, सपने में बात होती रहती है मेरी, बराबर है, तो ठीक है। तो एक ही रास्ता है जहां पे मैं पुणे से बैठ के सीधा अपने घर उतर सकता हूं, बिलासपुर उतर सकता हूं। घर मतलब मेरे घर पे ट्रेन नहीं रुकेगी, रेलवे स्टेशन में रुकेगी। और अगर मैं थर्ड एसी या सेकंड एसी में जाता हूं तो 3,300 3,500 ऐसे मेरे को टिकट मिल जाती है। कल को रेलवे बोल देता है कि भैया 15,000 रुपए की टिकट लगेगी, अगर पुणे से बिलासपुर जाना है तो, आना है तो आओ, नहीं तो हाँ, बराबर है। अब मुद्दा यह है, एक ही मात्र साधन है भाई साहब, पुणे से बिलासपुर डायरेक्ट साधन, डायरेक्ट जो कम्यूटेशन मेरे को मिलेगा वो एक ही है। इसका मतलब और कोई भी नहीं है। जब और कोई नहीं है, आप ही हो, इसको बोलते हैं कमर्शियल लेवल पे कि रेलवे डोमिनेंट पोजीशन पे है, क्योंकि और कोई नहीं है, सिर्फ रेलवे है। अब क्या डोमिनेंट पोजीशन का रेलवे अब्यूज कर रही है? हां कर रही है सर। जहां 3,000 की टिकट होती थी सर 5 गुना महंगी 15,000 की टिकट, इसको दुरुपयोग बोला जाता है। दुरुपयोग कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो अपने डोमिनेंट पोजीशन का, इसको बोलते हैं अब्यूज करना। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का पूरे वर्ल्ड में 92% का शेयर है, यानी कि मैं पढ़ा आपको माइक्रोसॉफ्ट पे रहा हूं। आप हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप में मेरा लेक्चर देख रहे होंगे। आज ऐसा कोई व्यक्ति और कोई ऑफिस नहीं है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। मेरा लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट में चल रहा है, मेरा लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट का है, मेरा सीपीयू माइक्रोसॉफ्ट का है, मेरे ऑफिस के अंदर जितने लैपटॉप है माइक्रोसॉफ्ट के, बराबर है क्या? एक महान बच्चा आ रहा है, बोला मेरा तो एचपी है। अरे मेरे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, एचपी लैपटॉप का ब्रांड है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। जागो ग्राहक जागो। लैपटॉप तो मेरे पास भी लेनोवो का है, मेरे पास भी डेल का है, मेरे पास भी ये कौन सा है, ये भी डेल का है, बराबर है क्या? चलिए तो अब मुद्दे में आते हैं। तो भाई पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है, बराबर है। तो 92% का मार्केट शेयर है, बराबर है। तो बात यह है मेरे प्यारे, कल को माइक्रोसॉफ्ट ये बोल देगा, जैसे भाई का एचपी का लैपटॉप है, तो भाई को ही बोलेगा अलग से, बोले भाई तुमको बहुत गुमान है इस बात का, बहुत एरोगेंस है इस बात का कि तुम एचपी का लैपटॉप चलाते हो। जो भी एचपी का लैपटॉप चला रहा है, एचपी वालों के लिए खासकर, तुम लैपटॉप लोगे ₹1,00,000 का और ₹1,00,000 का मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे तो डब्बा आएगा एचपी का, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं। यानी कि आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट आता है लैपटॉप के अंदर, बराबर है। अब माइक्रोसॉफ्ट ये बोल रहा है भैया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। आप लैपटॉप खरीदोगे वो अलग और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से खरीदोगे। इसको बोलते हैं, जब पूरे मार्केट में 92% का शेयर है आपका और अब आप ये बोल रहे हो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से खरीदना पड़ेगा, लैपटॉप अलग, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइस अलग। जैसे आप एंटीवायरस अलग से खरीदते हो लैपटॉप में, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से खरीदना पड़ेगा और लगा दिया कीमत ₹1,00,000 की। इसको बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब आता है जलवा जो मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूं। बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइएगा, कंपटीशन एक्ट 2002 का लेजिस्लेटिव बॉडी बताइए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया है, तो अब आपको चीजें समझने में आसानी होगी। कंपटीशन एक्ट 2002 की लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है? किसने बनाया है कंपटीशन एक्ट को? ताकि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट ना हो, अब्यूज ना हो डोमिनेंट पोजीशन का, ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरी बात आती है एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होती है। तीसरी बात आती है जुडिशियल बॉडी कौन है, यानी कि कौन होगी इसकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसकी लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट ही है।
इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी मिनिस्ट्री को बनाया हुआ है, वैसे इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी का नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कल को आपको कहीं दिखे कि कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो रही है, कोई अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है, तो आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो कि सर देखो ये लोग एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, सर हमारा बहिष्कार हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जुडिशियल बॉडी जो है, अगर बराबर है क्या, जुडिशियल बॉडी इसकी अलग से पहले बनाई थी, इसका नाम था कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल, इसको कैट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कैट। ये इसकी जुडिशियल बॉडी थी, लेकिन अब कैट नहीं रही क्योंकि इसके बहुत ज्यादा केसेस नहीं आते, तो एनसीएलटी को ही इसकी जुडिशियल बॉडी बना दिया गया कि एनसीएलटी आप ही इनकी जुडिशियल बॉडी रहेंगे। तो कंपटीशन एक्ट का भी कोई डिस्प्यूट आता है तो आप एनसीएलटी जाओगे, पहले कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल जाते थे, अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जाते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं बहुत जबरदस्त केस, क्या आप तैयार हो? एक बार फा करूं क्या? करूं क्या एक बार? अभी नहीं, लास्ट में करता हूं, बराबर है? जब पूरा का पूरा जब पूरा मामला सेट कर लूंगा ना, जब पूरा समझ फा करूंगा, बराबर है क्या? ठीक है। अब यहां तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल केस बताता हूं। शुरू से शुरू करते हैं, और बस ये लास्ट कुछ 5-7 मिनट की क्लास है, बस उसके बाद आप भी घर जाएंगे, मैं भी घर जाऊंगा, आराम करेंगे, बढ़िया है। तो मुद्दा ये है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या है एनसीएलटी का? एक नंबर। ये कहां से आते हैं बेटा? आप कहां थे प्रभु जब मैं यहां पे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बता रहा था? आप कहां थे प्रभु? कल को ये मत पूछ लेना अर्जुन छाबड़ा कौन है, गलत होगा बहुत ये, बराबर है क्या? चलिए मेरी बात को सुनिएगा। कंपटीशन एक्ट की बात करते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस लॉ बताता हूं भैया। पार्लियामेंट ने बनाया कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी को रोकने के लिए, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को रोकने के लिए, इसलिए बनाया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देख रहा है कि भैया कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ना हो, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप जुडिशियल बॉडी के पास जाते हो। पहले कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल था, अभी एनसीएलटी है, बराबर है क्या? चलिए दोस्तों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस लॉ दिखाना चाहता हूं, यश राज फिल्म्स वर्सेस अजय देवगन फिल्म्स, बराबर है। इसमें आपको मैं पूरा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो अब तक पढ़ाया हूं ना, आपको आज प्रैक्टिकल करा के दे रहा हूं। 2 दिन का निचोड़ है इस पूरे प्रैक्टिकल केस लॉ पे। आपको दिख रही होगी 2 मूवी, एक था टाइगर, सैलोमोन भाई, दूसरा शाहरुख भाई, ये भी यशराज की है। जब तक है जा, ये भी यशराज की है। अब एक और है सन ऑफ सरदार, ये अजय देवगन फिल्म्स की है, बराबर है। अब इस केस के बारे में क्या हुआ था, इट इज यशराज फिल्म्स वर्सेस अजय देवगन फिल्म्स। अब इसमें हुआ क्या था, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक था टाइगर, 15 अगस्त 2012 को रिलीज होने वाली थी, आई मीन टू से। और 15 अगस्त को ना ईद पड़ रही थी 2012 पे, ठीक है? 2012 में ईद थी 15 अगस्त को। तो अभी ईद वाले दिन सल्लू भाई की मूवी कैसे नहीं चलेगी? भाई जाएंगे, एक बार ऐसे स्टेप किया, सीटी वीटी बजेगी, सब बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो पॉइंट ये है दोस्तों, एक सेकेंड, कुछ नमूने आ रहे हैं, मैं इनको भगा देता हूं यहां से, भगा दिया नमूनों को। आइए इधर आप वापस से आते हैं। तो 15 अगस्त को ईद के दिन 2012 में एक था टाइगर रिलीज हो रही थी। अब क्या होता है, 15 अगस्त के बाद 2012 के बाद 13 नवंबर 2012 को एक था टाइगर के बाद दिवाली के दिन यश राज फिल्म अपनी दूसरी मूवी रिलीज करने वाला था, जिसका नाम है जब तक है जहां। तो अजय देवगन ने बोला कि भाई देखो, हम थोड़ा सलाह मशवरा कर लेते हैं, आप दिवाली के दिन जब तक है जहां मत रिलीज करना, मैं सन ऑफ सरदार रिलीज करता हूं दिवाली के दिन, आप 15 अगस्त के दिन एक था टाइगर कर रहे हो, आप भी कमा लेना, मैं भी कमा लूंगा, नहीं तो पब्लिक बढ़ जाएगी। तो यशराज ने बोला भैया देखो, हम तो 15 अगस्त के दिन एक था टाइगर करेंगे
और 13 नवंबर को दिवाली के दिन हम जब तक है जहां करके लेंगे। आप आपके हिसाब से देख लो, बरोबर है क्या? अब और क्या होता है जब यशराज नहीं मानता है तो भाई अजय देवगन बोलता है सबको, जो टॉकीज वाले होते हैं ना, सिंगल सिनेमा थिएटर वाले जो टॉकीज होती है, हमारे पापा मम्मी जहां पे देखा करते थे मूवी, तो वहां पे क्या हुआ, ये जो यशराज फिल्म है ना, एक था टाइगर वाला और जब था के जा वाला, उसने शर्त लगाई सिंगल थिएटर वालों को, बोले ओ सारे सिंगल थिएटर वाले टॉकीज वाले भाई लोग, आपको अगर 15 अगस्त 2012 को ईद के दिन अगर एक था टाइगर चाहिए तो मेरी शर्त है 13 नवंबर 2012 को आप जब तक है जहां मेरी मूवी ही लगाओगे। अगर मंजूर है ये बात तो मैं तुमको एक था टाइगर की स्क्रीनिंग करने दूंगा, नहीं तो जाने दो। अगर मंजूर है तो बताओ। तुम 13 नवंबर को जब तक है जहां ही लगाओगे, सन ऑफ सरदार नहीं लगाओगे? लगाओगे बोलो 13 नवंबर को दिवाली में जब तक है जहां, बोले यस। सन ऑफ सरदार नहीं लगाओगे, बोले नो। एक था टाइगर भी दे दो, जब तक है जहां भी दे दो। जो नहीं माने, बोले नहीं हमको नहीं जमेगा, तो बोले इनको एक था टाइगर भी मत दो, जब तक है जहां भी मत दो। यानी कि लेना पड़ेगा तो दोनों लेना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। अब सारे सिंगल थिएटर वालों ने देखा, अरे भैया ईद के दिन सलमान भाई की मूवी है, तो सब मान गए। सबने बोला लाओ भैया एक था टाइगर भी चलाएंगे 15 अगस्त को और 13 नवंबर 2012 को जब तक है जा चलाएंगे, सन ऑफ सरदार नहीं चलाएंगे। भैया मुनाफा देखेंगे सब लोग, वो अपनी मुनाफे का डिसीजन ले लिए। अब इससे अजय देवगन दुखी हो गया। अजय देवगन दुखी हो गया और अजय देवगन तुरंत चले गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। बोले एग्जीक्यूटिव बॉडी, पालन करवाने वाली बॉडी, देखो यशराज फिल्म्स अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, और इनको रोको और सिंगल थिएटर वालों को बोलो कि भैया मेरी भी मूवी लगाई जाए। ये डोमिनेंस का अब्यूज कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं एक था टाइगर तभी देंगे जब तुम जब तक है जहां लगाओगे 13 नवंबर 2012 को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बात गई। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यशराज फिल्म्स को नोटिस भेजा, आइए सफाई पेश करिए, आप ऐसा अपने डोमिनेंस का अब्यूज क्यों कर रहे हो? यशराज फिल्म का वकील गया, बराबर है क्या? वकील जाके बोला कि सीसीआई ये बोल रहा है कि हम अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहे हैं। हम डोमिनेंस तो तब मानेंगे ना जब हम अकेले मूवी बनाने वाले हों। यशराज भी मूवी बना रहा है, मैं भी मूवी बना रहा हूं, सलमान खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, शाहरुख खान का भी प्रोडक्शन हाउस है, आमिर खान का भी प्रोडक्शन हाउस है। मेरा डोमिनेंस किधर है? मेरा डोमिनेंस किधर है पहले ये बताओ। अब्यूज की बात बाद में आती है, मेरा डोमिनेंस बताओ पहले। वेयर इज द डोमिनेंस? इसने बोला मैं डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा हूं, डोमिनेंस किधर है ये देखो। सलमान खान की भी फिल्म है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है। अच्छा ये छोड़ो, हम अगर मूवी नहीं भी बनाएंगे तो ये साउथ वाले हैं ना भैया, साउथ वाले, इनका एक्शन कहां तुम बीट कर पाओगे? ये साउथ वाले भी तो मूवी बना रहे हैं। नो वन कैन बीट साउथ इंडियन मूवीज इमेजिनेशन। मैं माइक्रोसॉफ्ट हूं क्या कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाऊंगा तो सबके लैपटॉप बंद हो जाएंगे? मैं रेलवे हूं क्या कि मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा तो लोग जा नहीं पाएंगे? अरे मेरा डोमिनेंस है ही नहीं है, जबरदस्ती की बात कर रहा है कि हम अब्यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, बराबर है क्या? सो द पॉइंट इज लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बात और बोली सीसीआई को। देखो सीसीआई जितना पैसा आता है ना मूवी से, उस पे 65% मल्टीप्लेक्स से आता है। मल्टीप्लेक्स यानी कि अपन मॉल पे जाते हैं ऑडी 1, ऑडी 2, ऑडी 3, ऑडी 4 से, बराबर है क्या? 65% का पैसा वहां से आता है और 35% आता है सिंगल थिएटर से, जो टॉकीज वाले होते हैं वहां से। और इनको हमने कोई बंदूक के नोक पे रख के थोड़ी बोला है कि तुम लोग को अगर ये चाहिए जब तक है जहां तो ये एक था टाइगर चलाना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से अपना डिसीजन लिए, हमने कोई बंदूक के नोक में थोड़ी किया है। तो हमारा डोमिनेंस किधर है जो हम अब्यूज करेंगे? सीसीआई बोला बात तो सही है, आता है ना मीम, बात तो सही है, बराबर है क्या?
तो अजय देवगन को उसने बोला सीसीआई ने, भाई कहां सही तो बोल रहा है, किधर है डोमिनेंस। अब अजय देवगन नाराज हो गए कि बोले सीसीआई मेरा साथ नहीं दे रही है। अजय देवगन चले गए सीसीआई के खिलाफ अपील फाइल करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। पहले कैट था, कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, अभी एनसीएलटी है। अब एनसीएलटी के पास गए तो एनसीएलटी के भी पास वही बात हुई, उसको फिर से बुलाया यशराज फिल्म्स को। अजय देवगन भी क्या सेम बातें बोली। तो एनसीएलटी ने भी यही बोला कि भाई वो अपना कमर्शियल डिसीजन ले रहे हैं सिंगल थिएटर वाला, इसका कोई डोमिनेंस तो है नहीं जो ये अब्यूज करेगा। तो अगर हम इसकी इन मूवीज पे रोक लगा देंगे तो हम तो व्यापार करने में रोक लगा रहे हैं, और व्यापार करना संवैधानिक अधिकार है। यह बिल्कुल गलत बात होगी कि हम रोके। माफी चाहते हैं, सॉरी अजय देवगन। और यशराज फिल्म इस केस को जीत गए और सारे सिंगल थिएटर में जब तक है जा ही लगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट द जुडिशियल बॉडी। जो फेयर था, जो न्याय था, वो डिसीजन दे दिया। लेजिस्लेटिव बॉडी ने पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, कंपटीशन कमीशन ने उसको पालन किया, डिस्प्यूट हुआ, आप चले गए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो फेयर लगा वो डिसीजन दे दिए। अब ये एक जजमेंट बन चुका है कि अगर आप सिंगल थिएटर वालों को ये शर्त लगाते हो कि अगर तुमको मेरी दूसरी मूवी भी चाहिए तो मेरी ही पहली लगेगी और मेरी ही दूसरी लगेगी, इसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं बोला जाएगा। ये एक लॉ बन गया है क्योंकि ये जजमेंट दिया गया है। क्या आप मेरे साथ है दोस्तों? तो जो जजमेंट है वही लॉ है। अब कल को कोई और ऐसी कंडीशन लगाएगा, ऑलरेडी इसके ऊपर एक जजमेंट आया हुआ है, ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिसीजन आया हुआ है कि इसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं बोलेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि अजय देवगन को अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बोल के कंप्लेन नहीं करनी थी। उनको बोलना था कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहा है, मेरे को कंपटीशन से हटाना चाह रहा है। बराबर है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ लॉ। दोस्तों, मैंने 3 पिलर भी बता दिए। मैंने संविधान के 3 पिलर के साथ साथ संविधान में किस नियम पे पावर दिया ये भी बता दिया। ये सारी बेसिक की क्लास कि एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, रूल बनाता कौन है, एमसीए, एनसीएलटी, इनेक्टमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट, ये सारी चीजें अब आपको काम आएगी जब मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं सोगा पढ़ाऊंगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल एंड सो ऑन। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन टुमारो लाइव। दोस्तों, मैं ये लेक्चर को बंद कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, बट मैं आपके डाउट के लिए, आपके सारी तकलीफों के लिए इसी लेक्चर पे रुका रहूंगा। दोस्तों, हम लाइव डाउट डिस्कस करेंगे और फिर मैं इस लेक्चर को लाइव वालों के लिए कंक्लूड करूंगा। फॉर ऑल द रिकॉर्डेड स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। अब मैं तुम्हारा स्लो मोड ऑफ करूंगा। अब बताओ, अब मैं तुम्हारा स्लो मोड ऑफ करूंगा। अब मैं तुम्हारा स्लो मोड ऑफ करूंगा। कहां गया तुम्हारा स्लो मोड? एक बच्चा आके क्या पूछा है सवाल? नहीं करता यार, स्लो मोड में नहीं ऑफ करता क्योंकि तुम्हारी मैं चैट नहीं देख पाऊंगा। सर कल से बुक वाला सिलेबस करेंगे? हाँ बिल्कुल, बुक वाला सिलेबस करेंगे। सर धुरंधर में भी सेम हुआ था। फा 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 क्या चल रहा है? सैलोमॉन भाई बढ़िया था गुरु, बिल्कुल। सर क्या ही समझाया है, मजा आ गया। सर फा एक बार बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया। मयंक जैन, क्लासेस ज्वाइन करना है सर? तुरंत 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 बीबी वर्चुअल में जाने का, मैं तुरंत वेबसाइट दिखाता हूँ, वहां पे क्लास ज्वाइन करने का। ये देख, bbvirtual.com जाने का, ये वेबसाइट खोलने का, गूगली में जाने का, गूगली में जाने के बाद बीबी वर्चुअल में जाने का। अब बीबी वर्चुअल में जाने के बाद वीडियो लेक्चर में, सीए फाउंडेशन में, बिजनेस लॉ में जाने का, और यहाँ पे आपको सारे धुरंधर फैकल्टी दिख जाएंगे। इनका चुपचाप कोर्स लेने का और ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का। बराबर है। सर आप मिमिक्री भी करते हो क्या? करता हूं ना भाई, सबकी, पूरे खानदान की मिमिक्री करता हूं मैं मेरे घर पे।
सर आपकी कितनी बुक है? मेरी 3 बुक है मेरे भाई। मजा आ गया सर आज क्लास में, बस थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। कोई बात नहीं बेटा, ये ग्लिच मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं। सर क्या फर्क पड़ता है एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट से? अजय देवगन गया होता तो उससे ये फर्क पड़ता। आप बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव कर रहा है, आपने डोमिनेंस बोल दिया, डोमिनेंस था ही नहीं। एंटी कॉम्पिटिटिव यानी कि आप उसका कंपटीशन खत्म कर रहे थे, वो एक वैलिड ग्राउंड होता, वैलिड रीजन होता, तो शायद केस जीतता। मजा आ गया। स्टिल बिकमिंग ऑफिशियल बोल रहा है। ये स्टिल बिकमिंग ऑफिशियल वही है क्या बेटा जिसने कल रील डाली थी मेरी फा वाली, है ना? तो वही है ना बेटा। मैं तेरा बेटा यूट्यूब का डीपी देख के समझ गया हूँ, इंस्टाग्राम में भी सेम डीपी है तेरा। तो मेरी फा वाली कल रील डाली थी बेटा। सर आपकी वॉइस मस्त है, थैंक यू सो मच। सर बुक्स के साथ पेन ड्राइव भी आएगा क्या? हाँ ये अच्छा सवाल पूछा आपने, बुक के साथ पेन ड्राइव आएगा क्या? नहीं बेटा, बुक के साथ सिर्फ पेन ड्राइव नहीं, बुक के साथ पेन ड्राइव, एक लैपटॉप आएगा, हेडफोन भी आएगा, और साथ में टेबल भी आएगा जहां पे आप लैपटॉप रखोगे, और चेयर भी आएगी साथ में, आप आराम से बैठ के। और कुछ लगे तो बता देना, ये सारी चीजें तो हम भेजेंगे साथ में, ये सारी चीज भेजेंगे हम साथ में, हम कुछ और लगे तो बता देना। इंटरेस्टिंग क्लास है सर जी, शुक्रिया सर, एकदम मस्त क्लास था, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक छोटा सा रिकैप कर दीजिए। वाह 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 वाह, रिकैप कर दीजिए, वाह। ठीक है सर, और कोई गिफ्ट मिलता है क्या आपके साइड से? बहुत सारा प्यार मिलता है हमारी तरफ से, इतना प्यार मिलेगा कि आप झेल नहीं पाएंगे। ठीक है सर, आपके अकॉर्डिंग अजय देवगन सही है कि नहीं? अब वो बेचारा सही तो था। ठीक है सर, लैंप भी भेज देना, बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा लिख रहा है सर 1-2 एकड़ जमीन भी दिला दीजिए, बोलता है गुड़गांव के अंदर। दिला देता हूं सर, आप भी आ जाना फिर घर, बिल्कुल। सर जी डाउट रिलेटेबल नहीं है, लेकिन आपको पुलिस इसलिए जाने दिया ना क्योंकि आपकी कार में लॉयर का स्टिकर था। भाई ऐसा कुछ नहीं था, मेरे में लॉयर वॉयर का स्टिकर कुछ नहीं है। आप पुलिस वाले से बात करो, आराम से बात करो, उनको समझ में आ जाएगा, जानकार आदमी है तो वैसे ही बातचीत करके छोड़ देते हैं। सर फायर ब्रिगेड को फोन लगाना पड़ेगा, आपने आग लगा दी। वाह वाह वाह, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट मेरे भाई। सर आप तो पूरा लॉ का दरिया है। सर एक शायरी हो जाए, शायरी हो जाए। शायरी तो बहुत सारी है, तुम कौन सी सुनना चाहते हो? सर आप धुरंधर हो, आप अच्छा वो हो, ठीक है सर। प्रोविजन लर्न करने होंगे या कीवर्ड्स इनफ होंगे? पहले शुरू तो करें बेटा सिलेबस। कौन सी कार है सर आपके पास? मेरे पास मारुति 800 है, मारुति 800 है। एक बच्चा पूछ रहा है हाजमोला खाएंगे क्या? नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट ठीक है। सर समझ तो आ रहा है पर नेम बहुत हार्ड है लॉ के, जल्दी समझ में नहीं आ रहा है। अब भाई देख कैसा है ना, मतलब स्टार्टिंग में कुछ चीजें हार्ड लगती है, थोड़ा तकलीफ करती स्टार्टिंग में चीजें, बाद में आसान हो जाती है, वैसा ही है, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है ओमनी अच्छी होती, हाँ वो ओमनी भाड़े पे मिल जाती है, अगर समझ रहे हैं ना तुम। सर रिचार्ज अब 30 दिन हो गया है। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछ सकता है। सर आप टाइम टेबल बना के दो। हाँ हाँ बिल्कुल टाइम टेबल बना के देंगे, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, सारे टाइम टेबल। यू आर रियल धुरंधर ऑफ लॉ सब्जेक्ट, शुक्रिया सर। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर जो चेंज करते हैं उसको रूल बोल सकते हैं? नहीं बिल्कुल रूल नहीं बोल सकते। स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी बनाएगा वो एक्ट का ही पार्ट रहेगा। सर डिडेंट रियलाइज हाउ टाइम पास, सच एन इंटरेस्टिंग क्लास, शुक्रिया सर। एक बार फा कर दीजिए, मैं अपने मुंह से फा करूंगा। सर लॉ में सब कुछ फास्ट भूल जाता हूं, तो ये बातों के लिए कैसे याद रखूं? आपको 5 बादाम रोज रात को भिगा के सुबह खाना है, फिर याद हो जाएगा। मैं काहे के लिए बैठा हूं भाई साहब, मैं सारा कराऊंगा ना। कैसी सवाल पूछ रहे, अभी तो सिलेबस भी नहीं शुरू हुआ है। सर आपके लेक्चर फैमिली के सामने देख सकते हैं, सब भार्गवी बोल रही है, थैंक यू। सर आप फेमिनिस्ट हो क्या? ये आपने थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ दिया, इसको मैं प्राइवेट एप्लीकेशन में बताऊंगा। थैंक्स सर जी फॉर बेस्ट क्लासेस। सर प्रमोशन कर दो। किसका प्रमोशन करना है? सर महाबलेश्वर कब आ रहे हो घूमने के लिए? बराबर, अच्छा ये हार्दिक सर को पूछ रहा है, मेरे को नहीं पूछ रहा है, ये मैं नहीं आ रहा फिर। सर पुणे में कहाँ रहते हो? पुणे में मैं रहता हूँ गंगा धाम में। मेरा दिमाग में सेट हो गया है सारे लॉ, हम जा रहे हैं मोदी पे केस करने। अरे बाप रे, तो बहुत हैवी हो गया। सर आप लिखना भी सिखाओगे? यही डाउट है भाई, लिखना भी सिखाऊंगा, पढ़ना भी सिखाऊंगा, जीवन जीना भी सिखाऊंगा, एग्जाम देना भी सिखाऊंगा।
क्लास करना भी सिखाऊंगा सर। लव यू फ्रॉम जलगांव, लव यू फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, शुक्रिया सर। आपका नेचर बढ़िया एकदम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कौन सा चैप्टर होगा? कंपनीज एक्ट 2013। सर ऑल इंडिया रैंक का 1 का गिफ्ट क्या रहेगा? ये मैं हार्दिक सर से डिस्कस करके बजट बना के प्रबंध बना के आपको बताता हूँ। आकाश सर से भी पूछ लेता हूँ। सर लव यू सर, कल मिलते हैं। ओके बेटा बाय। लॉ में 26 फ्रेंड के लिया था यूट्यूब पर सेशन। ला लेंगे लेंगे भाई साहब। इफ़ यू ब्लेस मी आई विल बी पास्ड। भगवान की कृपा है तेरे पे। निर्मला दीदी इनकम टैक्स चेंज कर रही है, बिल्कुल सर। फोटो में कोई और लगता है? फोटो में कोई और लगता है मतलब? सर बहुत बढ़िया क्लास थी, शुक्रिया गुरलीन जी। सर आप बहुत कूल हो, रीचा जी कह रही शुक्रिया सर। और लोग आपके कंपटीशन एक्ट का केस कर देंगे क्योंकि आप डोमिनेंट पोजीशन में। वाह सर आप तो रोस्टर निकले। 2023 का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, मैंने प्रोविजनल में। आ रहे भाई शायरी भी सिखाओ। आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आतिफ खान कह रहा है। आतिफ खान ये कैसा सवाल है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो? लव यू सर, कल मिलते हैं। ओके बेटा बाय। आईपैड बोला था हार्दिक सर ने। ओके सर। आकाश सर के स्कूल का नेम क्या है? वो आकाश सर को ही पता है, हमको भी नहीं पता है। थैंक यू सर। आपका पढ़ाने का तरीका सर गजब है, सल्यूट है। आगे की जर्नी बढ़िया रहने वाली है। ओके सर। आपकी इनकम कितनी है बता दो, सीए बनने तक बड़ा पैसे पैसे होंगे। भाई मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, मारुति 800 में घूमता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है सर। तो आप तो एक्टर भी हो सर, आप तो एडिट करते पढ़ते हो कमेंट्स। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ऐसे थोड़ी। मैं बोला ना, मैं बोला कि नहीं बोला? मैं बहुत टाइम से इस जगह पे खड़ा हूँ, क्या पढ़ना है मेरे को पता है सर। एक 1-to-1 जूम मेंटरशिप होगी ना जिस पे रेगुलर बैच लिया। अरे मैं घर आऊंगा भाई तेरे, तू टेंशन क्यों ले रहा है? सूरत से बहुत सारा प्यार आया है और इतने सारे दिल आए हैं कि मैं उसको गिन भी नहीं पा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है सर। आप ऑफलाइन पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल पढ़ाते हैं भाई, ऑफलाइन बिल्कुल पढ़ाते हैं। सीए इंटर का ऑफलाइन बैच भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। सीए फाउंडेशन भी ऑफलाइन शुरू होने वाला है। मैं ऑफलाइन का ही टीचर हूँ, पहले ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया, बाद में ऑनलाइन आया हूँ सर। आप भी हमारे साथ सीए कोर्स करिए भाई। हो गया जितना करना था कर लिया, अब और नहीं पढ़ाई करनी, अब पढ़ाना है सर। आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हो गया सर। शायरी इरशाद इरशाद। शायरी कौन सी बोलूँ यार, मेरे को याद नहीं आ रही है। लिख के लाया हूँ क्या कुछ? शायरी याद करनी चाहता हूँ मैं, एक सेव करके रखा हूँ शायरी, वो आपको बताता हूँ। और ये लास्ट है, फिर कंक्लूड करेंगे। बहुत सारी शायरी सेव करके रखा है सर। आप गंगानगर कब आओगे? आप जब बुलाओगे तब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर मिल गई शायरी तो मैं आपको जरूर बताता हूँ, नहीं मिली तो कल पढ़ कर आता हूँ याद करके, फिर बताऊंगा। एक बढ़िया शायरी सेव करके रखा था, बढ़िया शायरी। रुको यार, मेरे हैंडल पे ये बहुत सारी शायरी, यहीं से देख लेता हूँ। सारे सर एग्जाम भी लिख के आएंगे? हाँ बिल्कुल वैसे ही है। एक बच्चा कह रहा है 15,500 में सर एग्जाम भी लिख के दे दोगे? हाँ बिल्कुल, एग्जाम भी लिख के देंगे 15,500। काश आईसीएआई ऐसा अलाउ करता तो हम लोग लाख लाख रुपए की फीस लेते हर बच्चे से, पर सब्जेक्ट की लाख रुपए की फीस लेते। बोले एग्जाम भी हम लोग लिख के आएंगे, बस आप लाख रुपए दीजिए। कल वाली शायरी हमेशा याद रहेगी, ठीक है। ठीक है यार, आज शायरी याद नहीं आ रही है मेरे को, ये बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। मेरे इंस्टाग्राम में है पहले पुराने पुरानी शायरी। मिल गई तो आपको सुना देता हूँ, अब भी मिलेगी। करूँ क्या कंक्लूड? ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हो सर? सर गूगल कर लो। नहीं गूगल वूगल नहीं करेंगे भाई, ये है ही मेरे पास ही है। ये देखो मिल गई ना शायरी। अब ये प्यार मोहब्बत वाली शायरी है, अंतिम वाली, इसको करके अपन निकलते हैं आगे, ठीक है। चलिए सुनना ध्यान से। लिखता है, ध्यान से सुनना, ये वो अपने लव्ड वन होते हैं ना, उनके लिए है। लिखता है अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है।
जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात थोड़ी है। वाह 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 वाह, डीप है, जिसको समझ में आ गई होगी आ गई होगी, बराबर है क्या। सर मैं वाघोली में रहता हूं, बहुत बढ़िया। एक लास्ट, हाँ एक लास्ट, ठीक है। लिखता है, ना मेरा नाम था ना मेरा दाम था, ना मेरा नाम था ना मेरा दाम था बाजारे मोहब्बत में, ना मेरा नाम था ना मेरा दाम था बाजारे मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया मैं। वाह 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 वाह। ये देखो, स्टिल बिकम ऑफिशियल ने फिर से एक रील डाली है मेरे को। मैं बोला ना बेटा तू वही थी, अब भी आया देखो ये रील। बढ़िया है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आज आप लोग को पढ़ा के। कल से हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। कल मिलेंगे अपन, कंपनीज एक शुरू करेंगे। कल से नई एक सिलेबस की शुरुआत, एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी तैयारियों के लिए, आपके एग्जाम के लिए। कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।